आप बताएं ठीक ठाक है? Now it's time to open up this ceremony. For this, I would like to introduce Mr. Ansar Javed first. Mr. Ansar Javed is the President of Institute of Taxation of Pakistan, ex-chairman of FPR, and he loves to participate in charity works, including hospitals in native rural area, which provide medical treatment to deserving patients. Sir, please come on stage and enlighten us with your views. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल साहब, students, it's an honor to be here for me, and I've been asked by Maqbool Sahab to say a few words on macro side of the budget, and the rest details of the budget will be dealt by Bhatt Sahab. आप सबको इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी मुआशी तारीख के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोई भी इंडिकेटर किसी भी एंगल से अगर हम देखें तो उसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। इन्फ्लेशन is crippling people, poor people, lower middle classes of the society, and fixed income groups. Then, if you move to debts, they have become a much bigger burden for the economy to bear it, and so on. अब जो नेशनल बजट होता है, सादा लफ्जों में we can say it is the income expenditure statement of the government. But philosophically, economically, from academia point of view, it is much more than that. It's a document which shows the vision of the government, priorities of the government, and its recommendations to solve and overcome the existing economic, social development, HDI, say any issue to overcome all these issues of the country. So अगर हम उस एंगल से इस बजट को देखेंगे तो I think we will be able to make much more and a better realistic analysis of the budget. अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? आप सब अकाउंटेंसी और थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड आप लोगों की होगी, तो पाकिस्तान के मेजर प्रॉब्लम इस वक्त है जी, inflation is biting us, economy is contracting, unemployment is there, crippled poor people, जो poverty line से नंबर है वो it is increasing day by day. This year our growth was negative. उसके अलावा अगर हम कुछ और इसको डीपली और स्कॉलरली देखते हैं तो हमारी रीजनल डिस्पैरिटीज, हमारी विद इन दी प्रोविंसेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इवन
हमारी ये जो सेक्टेरियन डिस्पैरिटीज हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली ऐड करती हैं टू दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री एंड द कंट्रीज विद फास्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वो ज्यादातर तरीके से इन इश्यूज को, इन मसाइल को उन्होंने ओवरकम कर लिया है। लेकिन अभी तक हम अपने बेसिक्स में फंसे हुए हैं और वन वे और द अदर वो बेहतर होने की बजाय वो एग्रावेट कर रहे हैं डे बाय डे। अब इसके साथ ये बड़ा जरूरी है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए दो चीजें फंडामेंटल हैं। फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, geopolitical conditions are very important. If geopolitical conditions are disturbed, then हम जितने भी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर एफर्ट्स करते हैं, we cannot get the desired results. अब geopolitical conditions में सबसे important हमारे लिए है security and defense. So what I have seen over the years, it has become a fashion to by the researchers, by the academia and economists, mostly to criticize कि जी हमारा सारा बजट तो फौज खा जाती है, तो हम क्या करें। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे पास फौज ना हो तो हम इस मुल्क को कैसे बचा सकेंगे। हमारे पास अगर ये कैनवस ही नहीं बचेगा तो आगे हम उसके ऊपर कैसे नक्श नगारी करेंगे और कैसे उसके ऊपर हम पेंटिंग करेंगे। तो ये चीज आपको अपने ज़हन में जरूर रखनी चाहिए कि वो एक जस्टिफाइबल एक्सपेंस है हमारी सिक्योरिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो दूसरी जो इस वक्त बड़ी डिस्टर्बिंग चीज है, मे बी ये थोड़ा सा ये बच्चों के लिए इनको अंडरस्टैंड करना या डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट आई थिंक एज ए स्पीकर एंड एज ए नेशनलिस्ट मुझे ये चीजें आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए। दिस इज माय अप्रोच, दिस इज हाउ आई लुक इनटू द ओवरऑल सिनेरियो, एग्जिस्टिंग सिनेरियो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त है जो हम फेस कर रहे हैं वो ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स हैं। ब्लॉक्स जो ग्लोबली पॉलिटिकल ब्लॉक्स बने हुए थे, जिस ब्लॉक में रह के डिफरेंट कंट्रीज अपने इकोनॉमिक पाथ्स अडॉप्ट कर रहे थे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे थे, दे वर मूविंग फॉरवर्ड। तो उस ग्लोबल ब्लॉक्स में रीएडजस्टमेंट्स आ रही हैं। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, लेकिन उन रीएडजस्टमेंट्स का हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर इतना सीरियस इम्पैक्ट है कि हम आज जो कुछ फेस कर रहे हैं, शायद मेजर कंट्रीब्यूटिंग उसका जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज कमिंग फ्रॉम दोज ग्लोबल रीएडजस्टमेंट्स। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि we have become over the years, instead of getting ourselves politically stabilized, we have become a fractured polity. हम फ्रैक्चर्स में डिवाइडेड हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है उनमें हार्मनी नहीं है। हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की हार्मनी जो है इट लीड्स टू दी स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, सोशल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन आज हालत ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस भी एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको स्ट्रेटन करना, सही रास्ते पे लेके आना और मुल्क को एक बेटर ग्रोथ रेट देना और आने वाले दिनों में सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ प्रोवाइड करना और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो विद दिस बैकग्राउंड अब हमने ये देखना है कि जी हमारे ये बेसिकली मैंने
अटेम्प्ट जो की है, आपके सामने जो चैलेंजेस हैं वो रखे हैं, और इन चैलेंजेस को अब हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट वी हैव डन इन द बजट एंड हाउ दीज चैलेंजेस will be met. So that's important thing to be looked into. पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त जो इकोनॉमिक इशू है वो फिस्कल कंसोलिडेशन है। अब फिस्कल कंसोलिडेशन, मैं थोड़ा सा इसको फिस्कल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिस्कल साइड गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर साइड होती है। फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कपल्ड विद मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये पूरी किसी भी मुल्क में सप्लाई जो होती है ऑफ द करेंसी, और स्टेट बैंक की जो कंट्रोल होते हैं, बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, वो उसको डील करती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर होता है। एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा ट्रेड आ जाता है, फॉरेन रेमिटेंसेस आ जाती हैं, प्लस एड्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड IMF एंड ऑल दैट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इज कि अगर ये तीनों सेक्टर, फिस्कल, मॉनेटरी एंड एक्सटर्नल सेक्टर, इनमें कोहेजन होगा, ये दे आर प्रोग्रेसिंग वेल, तो देन वी विल नॉट फेस इश्यूज लाइक फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस। एज यू सी कि हमारा डॉलर जो है आज से 1 साल पहले कितने का था, and our rupee depreciated so much, and that depreciation brought inflation. It brought so many negative things for the economy to grow. तो अब हम जब बजट को ओवरऑल देखेंगे, बजट की पिक्चर को, तो हमें फंडामेंटली इन 3 सेक्टर्स जिनकी मैंने बात की है, फिस्कल, मॉनेटरी एंड एक्सटर्नल, इसको अपने ज़हन में रखना होगा। देन वी विल बी एबल टू मेक अ मच बेटर एनालिसिस ऑफ द प्रायोरिटीज व्हिच हैव बीन सेट बाय द गवर्नमेंट इन द सेट बजट। हमारे बजट का टोटल आउटले है जी कोई 14,640 बिलियन। अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद आवर GDP, तो इट इज नथिंग। जो परसेंटेज, बिकॉज वो मैं आगे आपको बताता हूँ क्यों कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन जो हो रही है वो जीडीपी का इतना कम पोर्शन है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर मेन रेवेन्यू। तो अगर हम अपनी टैक्स कलेक्शन, लो टैक्स कलेक्शन को सामने रख के बजट को बनाएंगे, तो फिर नेचुरली गवर्नमेंट जो है वो इट विल बी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन टू स्पेंड मोर, एंड इफ यू स्पेंड मोर, economy works well and you get better results. Anyhow, अब हालात ये हैं जी कि हमारे पास टोटल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट को मिल रहा है इस साल, इट इज 1,163 बिलियन। नाउ इसमें से अब ये पॉलिटिकल, आप NFC अवार्ड का नाम सुना होगा, इसमें से फेडरेशन ने प्रोविंसेस को शेयर देना होता है। तो प्रोविंसेस का शेयर देने के बाद जो बाकी पैसे बचते हैं जी, वो नेक्स्ट जो फेडरल गवर्नमेंट के पास बचते हैं, दीज आर जस्ट 6,887 बिलियन रुपीज। अब 6,887 बिलियन रुपीज में आपने पूरी गवर्नमेंट को चलाना है। अब ये 6,778 तो यहाँ बच गया। अब वो जो मैंने शुरू में आपको कहा कि 14,460 बिलियन का हमारा लेआउट है, तो उस डिफरेंस को मीट करने के लिए हम फिस्कल डेफिसिट जो है वो विजुलाइज गवर्नमेंट ने किया है, which is about 6.9% of the GDP.
तो अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं तो देन वी विल बी एबल टू मूव बेटर इन द कमिंग डेज। और अगर शुरू से ही हमारा रेवेन्यू आगे पीछे हो जाता है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है तो अगेन वी विल बी हैविंग सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ये मैंने जो बात की थी टैक्स और नेट टैक्स रेवेन्यू की, ये हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज ये हैं मुल्क के पास। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हमने वो डेफिसिट पूरा करना है, तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन रिसीट्स रखी हैं 12 बिलियन की। उसके बाद हमारे पास डोमेस्टिक रिसीट्स हैं, तो वो डिफरेंट फिगर्स हैं, मैं आई डोंट वांट टू कोट देम। तो उसको करके तो वो 14,460 बिलियन का लेआउट जो है वो पूरा किया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इतनी डिफिकल्टी में है कि ये जो इसके पास नेट रेवेन्यू है 6887 बिलियन का ₹6, इसके अगेंस्ट हमारा सिर्फ डेट रिटायरमेंट का एक्सपेंस जो है वो 7,313 बिलियन है। तो गवर्नमेंट सिर्फ डेट रिटायरमेंट करके ही डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट पे चली जाती है, बट टू टॉक ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ से ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का आपको अंदाजा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये 7303 बिलियन हमने एलोकेट किया गवर्नमेंट ने इसके लिए। सिविल गवर्नमेंट चलाने के लिए 780 बिलियन है। उसके बाद सब्सिडीज है 1074 बिलियन की। डिफेंस है 1800 बिलियन का। प्लीज डिफेंस के बारे में मैंने पहले क्लेरिफिकेशन इशू की है कि इसके ऊपर आई हैव सीन मैनी सूडो इंटेलेक्चुअल्स टॉकिंग अबाउट इट कि ये फौज खा जाती है। भाई आपके मुल्क का अगर दिफा नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा, हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड? पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद पीएसडीपी है 980 बिलियन का एंड ट्रांसफर ग्रांट्स हैं 1590 बिलियन। तो as I said to start with, गवर्नमेंट के पास सिर्फ जो डेट रिटायरमेंट है वो करने के बाद गवर्नमेंट माइनस में चली जाती है, और बाकी सारे का सारा जो बजट है या ये जो मैंने आपको एक्सपेंडिचर साइड की एलोकेशन बताई है, सारी की सारी वी हैव टू मीट विद थ्रू फिस्कल डेफिसिट। तो this is not a good state of affairs, but there is no need to be much worried about it, especially the younger ones, क्योंकि मुल्कों पे अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। जरूरी ये है कि हमें अब एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। किसने स्पाई किया, किसने इस हाल पे हमें पहुंचाया, कौन जिम्मेदार है, इस बहस में पड़े बगैर आज भी हम डिटर्मिनेशन से चीजों को बाय बुक, बाय प्रिंसिपल्स, बाय एथिक्स लेके चल पड़े, तो आई थिंक जो टाइम हमने वेस्ट किया है मे बी आफ्टर 5 years हमें महसूस भी ना हो। लेकिन अगर हमारे यही हालात रहते हैं तो थिंग्स विल नॉट बी गुड। हमने तो अपना वक्त बड़ा अच्छा गुजार लिया है, बट स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन जिन्होंने अभी बहुत कुछ देखना है। और ऑफ कोर्स मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं बहुत ज्यादा इस मुल्क से और इस मुल्क की तरक्की से। अब इस सारी एलोकेशंस को सामने रखते हुए डिफरेंट लोगों ने जो बजट के ऊपर अपना क्रिटिसिज्म दिया, उनको सामने रखते हुए मैंने आई कंसोलिडेटेड और मेड माय ओन ओपिनियन कि वेयर इज द रॉन्ग एंड वेयर इज द राइट। तो इफ यू लुक इनटू वेयर इज द राइट, आई थिंक अगर एज प्लानर, एज बजट मेकर
मैं भी बैठा होता तो शायद मैं भी इसी तरह की ही कोई चीज आपको प्रेजेंट करता जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने की है। तो मैं ये फील करता हूँ कि स्टिल देयर आर फ्यू मिसिंग लिंक्स जो कि हम बेहतर तरीके से कर सकते थे और गवर्नमेंट को इस बजट में एज विजन मिशन एंड पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे उनको जरूर पॉइंट आउट करना चाहिए। अब आप लोगों ने पता नहीं कितने बच्चों ने नाम सुना है, एसओईज उनको हम कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। अब हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है वो ब्लीडिंग है, दे आर काजिंग बिग लॉस टू दी इकोनॉमी। कोई अबाउट लास्ट ईयर कोई 570 बिलियन रुपीस का ब्लीड था वहां। तो अब पूरे बजट में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक वीकनेस है। हम अगर स्टेट उन यूनिट्स को मैनेज नहीं कर सकती तो वी मस्ट गो फॉर प्राइवेटाइजेशन। में भी हालात इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के लिए साजगार नहीं है मुल्क की इकोनॉमी के। तो अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं तो public private partnership, something like that. There are so many tools now developed by professional economists to handle that situation. तो हम जब देखते हैं बजट में तो 15 बिलियन की रिसीट्स हैं प्राइवेटाइजेशन से, इसका मतलब ये है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो अगेन वो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि इसको इग्नोर किया गया है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिसिंग लिंक। नंबर 2, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 3.5%। इन्फ्लेशन इस वक्त कोई हमारी अबाउट 28% है, 38% है। तो इसके डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं। तो एवरेज 30 के करीब है, 28, 29, 30, इसको 21 पे लेके आना है। और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसका टारगेट है कोई 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का। अब यहाँ पे जो सीरियस क्वेश्चन है कि जो रेवेन्यू की ग्रोथ है अगर वो हम अचीव ना कर सके, टैक्सेस की, अगर एक्सपोर्ट्स का टारगेट अचीव ना कर सके, तो I don't think so we will be able to achieve this growth rate of 3.5%। और अगर ये नहीं होता तो फिर बजट के सारी की सारी एलोकेशन एंड टारगेट्स जो हैं वो एट स्टेक आ जाएंगे। दिस इज माय सेकंड कंसर्न। एंड थर्डली, हमारी स्पेशली जो अदारे हैं रिलेटिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी वर्किंग, फिस्कल पॉलिसी वर्किंग and FBR, they seriously need lot of structural reforms. तो उसके बारे में there is hardly any plan given in the budget. कुछ इसमें खुशाइन बातें हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है, स्पेंडिंग की गई है, टैक्स कंसेशंस दी गई हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 28-29% ऑफ द जीडीपी। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट करता है तो इट विल ईजन द अचीवमेंट प्रोसेस ऑफ a given growth target. तो दिस इज वेलकम, इट्स अ गुड स्टेप। इसी तरह अब प्रॉमिसिंग है हमारी आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट्स जो हैं, अगर हम अपने रीजन में ही देखें तो इंडिया made a good change through IT exports in its economic model. So government has given lot of incentives to IT industry. Again, it is encouraging. बाकी कुछ अगर हम माइक्रो इसका एनालिसिस करें तो कुछ इलेक्शन ल्यूरिंग बातें हैं, तो वो इट इज समथिंग कॉमन इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में जब इलेक्शन आते हैं तो जहाँ कहीं भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं तो पॉलिटिकल प्रोसेस में
इस तरह की लोडिंग्स आ जाती हैं, तो बीइंग गुड इकोनॉमिस्ट मैं ये समझ लूँ कि इनको अवॉइड ही करना चाहिए था। एनी हाउ इट इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, तो वी कैन सी कि जी किस हद तक उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैंने 10 मिनट से ज़्यादा बोल लिया एंड यू अलाउड मी 10 मिनट्स, तो मैं am just finishing. That is the austerity. That is very very important factor. जब तक हम अपने आप को कफ़ायत शारी की तरफ नहीं लेके आते, प्रोविंशियल मैनेजमेंट में, फेडरेशन की मैनेजमेंट में, और अगर हम इस तरफ नहीं जाते, अब देखें ना, मतलब ये इट इज समथिंग वेरी सीरियस कि अगर ये बच्चों को इस बात का इल्म है कि हमारा वो जो डोल आउट हुआ डेवोल्यूशन का प्रोसेस, प्रोविंसेस को पावर्स आ गई फेडरेशन से, तो उसके बाद तो फेडरेशन जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसका साइज आधा रह जाना चाहिए था, बिकॉज सो मेनी फंक्शंस हैव बीन डिवॉल्व्ड टू द प्रोविंसेस। लेकिन अगर आप उसकी स्पेंडिंग देखें सिविल गवर्नमेंट की, तो वो ओवर द इयर्स इंक्रीज हो रही है और वो स्टैटिक है। नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, जहाँ पे हमें कुछ मिनिस्ट्रीज की जरूरत थी, वो कुछ से बहुत बड़ा हवा बन चुका है। Such a big number of ministries and ministers and advisors and all that. So austerity, I think, is the last thing from my side. कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। With this, thank you very much. Any questions? Sir, thank you so much. I hope the facts and figures which Mr. Ansar Jalid has shared with us are going to help us in our future and in our economy as well. Now let's move further. Now I would like to call Mohammed Makhool, FCA. He is renowned chartered accountant and has firms in UK, Canada and Pakistan. He has vast accounting experience. He is council member of ICAP. He is opted council member of Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW, for the term 2023 to 2025. So please warmly welcome Mr. Mohammed Makhool, FCA. Bismillahirrahmanirrahim. Respected guest speaker, Mr. Nadeem Bhatt, our faculty members and students, Assalamu alaikum. This is the first time that we have arranged this session of post-budget of 2023, and we will inshallah continue with this practice in future as well. Rather, in future we'll do one pre-budget and the second post-budget. Pre-budget में आप ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और पोस्ट-budget में आप ये बताते हैं कि जो गवर्नमेंट ने किया है वो किस हद तक मुनासिब है, किस हद तक उसके अंदर डेफिशिएंसीज हैं। जैसे अभी अंसर साहब कह रहे थे, मेन चीज जिस तरह घर को चलाने के लिए रेवेन्यू को बढ़ाना होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को कम करना होता है। ये बेसिक कंट्री के लिए वही है, यही उनका था कि गवर्नमेंट ऑन यूनिट के अंदर आप लॉसेस खत्म करें और जो एक्सपेंडिचर का हमारा है साइज को कम करें, रेवेन्यू को हम बढ़ाएं। जब रेवेन्यू को बढ़ाना है तो टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, जब टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ते हैं तो ये काफ़ी बड़ा इशू बन जाता है। अभी जो बात मैं आपसे करूँगा, आई हैव डायरेक्ट टैक्सेस, दो टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमने आपके सिलेबस में भी अलग अलग रखा हुआ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो डायरेक्ट टैक्सेस को मैं देखूँगा और
जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको नदीम भट्ट साहब इसको कंसिडर करेंगे कि बजट में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी। ओके, तो ये आपका जो बजट का टैक्स का रेवेन्यू है वो लास्ट टाइम 7,200 बिलियन था जो लास्ट टाइम जो एक्चुअल बजट को फुलफिल किया गया था, लेकिन जो रिवाइज करके एक्चुअली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू अचीव वो 7,200, जबकि गवर्नमेंट ने इस दफा प्लान किया है 9,000 करोड़। इसके दो पार्ट है, एक डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। उसमें जो टोटल इंक्रीज हुई है एक साल से दूसरे साल तक टोटल रेवेन्यू में वो 28% है, और जो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इंक्रीज है वो 32% है, और इनडायरेक्ट में 25%, ओवरऑल 28%। अब इसमें जो प्रपोर्शन है ये दो टैक्सेस का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, उसको भी देखने की जरूरत होती है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स जितना आप ज्यादा रखते हैं उतना आम लोगों पे इफेक्ट ज्यादा जाता है, महंगाई का या कॉस्ट का वो ज्यादा होता है। डायरेक्ट टैक्स में जो बिजनेसमैन है उनको टैक्स देना पड़ता है, तो वो पब्लिक पे डायरेक्टली उसका ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है तकरीबन 40% है और इनडायरेक्ट टैक्स 60% के लगभग, स्लाइटली थोड़ा सा फर्क होगा कि 59.6% होगा, वो 40.6% होगा, लेकिन 40-60 की रेशियो है इसका है। मैं इंडिया कंपेयर करता हूँ, इंडिया की उन्होंने बात की थी, डायरेक्ट टैक्स 51.5% और इनडायरेक्ट टैक्स 48.5% है। तो आप देख सकते हैं कि 12-13% का प्रोपोर्शन का हमारा डिफरेंस है, जो कि एक पुअर नेशन के लिए बहुत बर्डन है, और इसलिए सिर्फ टैक्स रिफॉर्म के जरिए आप इसे ठीक कर सकते हैं। बड़ी टैक्स रिफॉर्म हुई है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो वो पाकिस्तान की टैक्सेशन के हैं वो मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं ये भी बैठे हैं, टैक्स में बड़ा ताल्लुक है इनका। हमेशा कहा जाता है कि हमारी टैक्स बेस बहुत नैरो है, यानी जो लोग टैक्स देने वाले हैं बहुत कम है। दूसरा ये कहा जाता है कि जो लोग टैक्स देते हैं हम उन्हीं से हर दफा टैक्स बढ़ा के उन्हीं से ज्यादा टैक्स लेते हैं, ओवर एग्जिस्टिंग टैक्स पे है। थर्ड, हमारी जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्स मशीनरी है बहुत इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव है, यानी वो टैक्स है तरीके से कलेक्ट नहीं कर सकते। मैं एक वर्ड अंसद साहब इधर होते तो वो काफी मैं यूज नहीं करता, हम मैं इंटेंशनली करप्शन का वर्ड यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी टैक्स मशीनरी जो है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो इतने क्या दिया जाए कि इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है, इसके कई फैक्टर्स में वो फैक्टर भी आ जाता है। हमारा टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसमें टैक्स देने और गवर्नमेंट को बेनिफिट देती है सोसाइटी को, उसके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर लोग बाहर टैक्स देते हैं वो इसलिए देते हैं कि उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छी है उनके पास, सिक्योरिटी सिस्टम, कोई आदमी अपना गार्ड नहीं रखता वहाँ पे, अपनी हिफाजत में, हेल्थ केयर पूरी मिलती है उनको, एजुकेशन बेहतरीन गवर्नमेंट देती है, फ्री होती है, या उसके लोन या ग्रांट देती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ मिसिंग हैं। तो जब टैक्स पेयर टैक्स पे करना चाहता है तो अगर उसको ये पता कि गवर्नमेंट इन फंड को यूज करके हमारे ऊपर स्पेंड करती है, अगर टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट से हम ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, तो वहाँ ज्यादा टैक्स पे किया जाता है। जब पाकिस्तान में ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो हर आदमी कहता है कि अगर हम टैक्स देंगे तो ये हम पे लगना तो है नहीं, तो इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं समझते, इस वजह से वो टैक्स नहीं देते। हमारा टैक्स सिस्टम अनफेयर है, बहुत इसमें अनफेयरनेस के एग्जाम्पल हैं, मजीद हैं जो दी जा सकती हैं। तो जैसे मैं एक बड़ी बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप नहीं है बेनिफिट और टैक्स पेमेंट में, इसका ये सबसे बड़ा इफेक्ट ये पैदा हुआ कि लोगों ने अब डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिया है करप्शन और टैक्स एवेजन के अंदर। मतलब अगर किसी को पकड़ लेंगे आप
किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी ब्यूरोक्रेट को, तो कहा जाएगा कि करप्शन नहीं है, मैटर टैक्स नॉन पेमेंट का है, जो उसने टैक्स पूरा पे नहीं किया हुआ, राइट। यानी हालांकि ये टैक्स नॉट पे करना भी करप्शन में आता है, ब्लैक मनी में आता है, मनी लॉन्ड्रिंग में अकाउंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो सोचा जाता है गवर्नमेंट वापस क्या करती है, तो उस वजह से इस पे इतना फोकस नहीं किया जाता। तो अब ये चीजें जो है ना, जिसकी मैं जिक्र किया है, ये आज से 40 साल पहले ऐसी छह चीजें जो मैंने आपको कही हैं ऐसी थी, और आज भी ये मौजूद हैं। इसके लिए टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनते हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं। टैक्स, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हर टैक्स रिफॉर्म में इन्हीं को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एक टफ वर्क है। अब इस बजट में जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, 9200 का टैक्स रेवेन्यू है। आप देखें, कोई थ्रेट न्यूज़पेपर में ट्रेडर की तरफ से नहीं आ रही, हम स्ट्राइक करेंगे, कोई ह्यूक्राई नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा बजट दिया है जिस पर कोई शोर नहीं मच रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्शन में जाना है। अब जो बात आप करते हैं कि आप टैक्स रिफॉर्म के जरिए टैक्स बेस बढ़ाएं, ज्यादा टैक्स लगाएं, ज्यादा लोगों को टैक्स मिलनेस में लाएं, वो इस वक्त जो आज का वक्त है ना, उसमें अफोर्ड ही नहीं हो सकता। मतलब इसमें आपने कोई अखबार में नहीं पढ़ेंगे कि वो स्ट्राइक की कॉल दे रहा है, कोई थ्रेटनिंग कर रहा है, कुछ नहीं है। चंद टैक्सेस हैं जिन पे इशू है, मैं अभी बात करूंगा। अच्छा, इस बजट में मैंने इसको देखा ओवरऑल, इसमें क्या किया गया, डेथ टैक्स की तरफ बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में दो हिस्से होते हैं डेथ टैक्स के। इनकम टैक्स होता है एक कैपिटल गेन, वैल्यू टैक्स, वर्कर वेल्थ फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये डेथ टैक्स का दूसरा पार्ट होता है। इसके अंदर कोई एक भी प्रोविजन नहीं आया, जितनी प्रोविजन है डेथ टैक्सेस के अंदर, जबकि इन डेथ टैक्सेस में ये सारी चीजें हैं, सबके अंदर चेंजेस हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी चेंज है, इसके अंदर आपके सेल टैक्स में भी चेंजेस हैं, कस्टम ड्यूटीज में भी चेंजेस हैं, लेकिन इधर जो इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस हैं, फोकस क्या है, कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज किया गया है कि कंस्ट्रक्शन कंट्री के अंदर ज्यादा हो। रेजिडेंशियल हाउसेस पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ, उसकी बात है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ग्रो किया जाए, ये दूसरा फोकस है। तीसरा फोकस है, जैसे अंशु साहब कहे थे, आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को प्रमोट किया जाए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, यूथ स्टार्टअप प्रोग्राम उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे 60+ जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो यूथ है। यूथ की डेफिनेशन इस बजट में की गई है लेस देन 30 ईयर, राइट। ये इस बजट के अंदर जो इंसेंटिव दिए गए हैं उसके अंदर इसकी डेफिनेशन लेस देन 30 ईयर की गई है। तो ये एक थोड़ा है, फॉरेन करेंसी को गवर्नमेंट ने अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो फॉरेन करेंसी की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा सा इंसेंटिव दिया गया है। तो मैं थोड़ी बात करूंगा कि जो स्टेप लिए गए हैं, ये आप ये देखें, ये मैं देखा कुछ स्टूडेंट आपके जहाँ से उसके जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इवेंट होता है कि जो हम अरेंज अगर करें तो वो आपके बेनिफिट के लिए होता है। यानी आज आप स्टडी कर रहे हैं, कोई आपको क्वेश्चन कर दे, M.Com कर रहे हैं, B.Com कर रहे हैं कि बजट बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा बजट है, तो मैं कह रहा हूँ दूर बनने का मुकाम है कि हम बात लॉजिकल ना करना, क्योंकि वी आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, वी आर स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, वी आर स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो मकसद ये है कि आप लोगों को इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें बल्कि खुद भी सोच सकें कि इस कंट्री के लिए क्या सही होना चाहिए। जैसे अंसर साहब आपने मुंह दे के गए हैं, इसमें ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, इसमें डिफेंस को कॉस्ट को आप काम नहीं कर सकते, बड़ा आम कहा जाता है, सारा बजट को कोई अक्सर कहा जाता है, हम भी छोटे होते सुनते हैं ये चीज, लेकिन क्या ये फैक्ट है, ये क्या ऐसा है। तो ये आप लोगों का व्यू जो है वो एज ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट और अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट जो हैं, इन सेशन से आप लोग काफी लर्निंग करते हैं। तो इसमें मैं जो कुछ स्टेप्स की बात करूंगा वो ये है कि एक डेफिनेशन का एरिया होता है, जब आपने टैक्स पढ़ा है तो डेफिनेशन होती है।
उसमें इनकम की डेफिनेशन के अंदर इन्होंने चेंज ये किया है कि जो बोनस शेयर इशू होंगे, आपने शेयर पढ़ा है, शेयर के अंदर बोनस शेयर होते हैं, राइट शेयर इशू होते हैं। बोनस शेयर जो कंपनी इशू करेगी वो फ्री इशू करती होती है, और जितने बोनस शेयर इशू करेगी उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10% के साथ। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं हैं, यानी आपके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, क्योंकि ये टैक्स आपको 20% लगेगा, 10% नहीं लगेगा, जिसको बोनस शेयर मिलेंगे। वैल्यू कैसे निकाली जाएगी इसके बारे में बताया गया है। अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो वैल्यू जो उसका लास्ट डे ऑफ बुक क्लोजर है, फर्स्ट डे, जो उस डे के एंड पे जो प्राइस होगी उससे वैल्यू निकाली जाएगी। अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उसके तरीका बताया जाएगा प्राइस कैसे निकालनी है। कंपनी को बोनस करने के 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट को ये टैक्स जमा कराना है, बोनस शेयर पे 10% बढ़ता है वैल्यू पे। अगर वो जमा करा देती है तो उस टैक्स पेयर की तरफ से ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी। लेकिन वो टैक्स पेयर कंपनी को पैसे नहीं देता तो कंपनी उसके हिस्से के बोनस शेयर इशू करके वो प्रोडक्शन कर सकती है। ये इसका है। बोनस शेयर पे आगे बात जो मैंने पहले कर दी है, लेकिन बोनस शेयर की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। एक जो फॉर्मर होता है ना, उसको टैक्स लगाने का तरीका होता है कि बिजनेस क्या उसकी पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो उसको इनकम टैक्स जो बिजनेस इनकम होती है उस पर लगता है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का पहले होता था फिक्स प्लेस होनी चाहिए, जैसे दुकान होती है, दफ्तर होता है, फिक्स प्लेस होनी चाहिए, मूवेबल प्लेस नहीं होते हैं, फिक्स होनी चाहिए। उन्होंने फिक्स का वर्ड निकाल दिया। अब किसी के पास फिक्स प्लेस नहीं भी है, वो वेरी करता है, कभी वहाँ कर लेता है, 10-15 दिन का स्टॉप ओवर होता है, 25 दिन कहीं और होता है, 2 महीने कहीं फिक्स कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तो उसको भी टैक्स नेट में लाया गया है। इस तरह पहले होता था कि आप अपने स्टाफ एम्प्लॉयज के लिए सर्विस दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए सर्विस कवर नहीं थी। आप किसी एंटिटी को इस्तेमाल करके भी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान के अंदर तो टैक्स में आ जाएगा। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ कि टैक्स के अंदर टैक्स ट्रीटीज होती हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान आपस में डबल टैक्स ट्रीटी की हुई होती हैं, वो ज़्यादा बाइंडिंग होती हैं। लॉ चेंज उसको टैक्स नहीं करता, वो वैसे ही चलेगी। और लास्ट पॉइंट जो है इसमें डेफिनेशन में स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज की डेफिनेशन भी चेंज किया गया। पहले 250 मिलियन यानी 25 करोड़ तक की सेल वाली जो कंपनियां होती थी वो इसमें फॉल करती थी। अब 80 करोड़ तक की जो एंटिटीज हैं, इनकी इनकम होगी, टर्नओवर होगी, सेल होगी, वो इसमें एक चेंज है कि 800 मिलियन तक इसको ले गए। तो मैंने कहा था एसएमई को प्रमोट करना है। दूसरा, पहले इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें अब आईटी सर्विस को डाल दिया। तो मैंने कहा था आईटी सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो एसएमई में तो लिहाजा कोई इंडस्ट्री कोई सॉफ्टवेयर हाउस 80 करोड़ तक अगर काम करता है तो वो स्मॉल मीडियम साइज एंटिटी में फॉल करेगा। इसके अलावा ये मैंने बोनस का ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बोनस शेयर जो इशू करेगी कंपनी उस पर टैक्स लगेगा। और एक और ये है कि ये हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक कंपनी है रेकोडेक, उसके साथ गवर्नमेंट के डिस्प्यूट भी चले। फिर लास्ट ईयर इन्होंने उनको एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोडक्शन एक्ट दिया उनके काउंसिल के लिए। अब टैक्स में भी उनके लिए छूट दे दी गई है, कवर किया गया है। तो लेकिन ये चूँकि कंपनी स्पेसिफिक है तो मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसमें उन्होंने एग्जाम्पशन एग्जाम की तरफ एक्सटेंड की है। ये इसका मकसद रेकोडेक और उसके एसोसिएट इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को कवर करना है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का, कोई भी बिजनेसमैन अगर रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करता है यहाँ, बेशक अपने लिए ना हो, हाउस कंस्ट्रक्शन की है रेजिडेंशियल, तो उसकी टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस होगी, उसको हम टैक्स क्रेडिट कहते हैं। कितनी रिड्यूस हो जाएगी उसका जिक्र किया गया है, लेस ऑफ 10% ऑफ जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है या 1 मिलियन रुपीज, जो इन दोनों में से लोड होगा उसको उतना टैक्स उसका सामने होगा। लेकिन हाउस बिल्कुल ब्रांड नहीं बनना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देना पड़ेगा,
और रेलेवेंट अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। अप्रूवल 1 जुलाई 2023 के बाद होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 या बाद, तो ये ब्रांड नेम के लिए बात की गई है। इसका मकसद मैंने कहा था पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करना, राइट। जैसे अगर एक मिस्टर ए टैक्स बनता है, अब वो 1 मिलियन या 10% का उसका टैक्स बनता है, उससे लेस गवर्नमेंट को पे करेगा। नेक्स्ट मैंने बात की थी स्मॉल एंड मीडियम की। तो जैसे पहले कहा है कि उसका सेल लेवल जो है 80 करोड़ तक कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उसमें आईटी को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है एसएमई के अंदर। तो इसमें एसएमई की 3 कैटेगरी है, पहले 2 होती थी। 100 मिलियन तक की सेल, 100 मिलियन से ज़्यादा लेकिन 250 मिलियन से कम की सेल, और तीसरी कैटेगरी अब आ गई 250 से जब बढ़ा के 800 मिलियन किया गया है, 80 करोड़ किया गया है, तीसरी कैटेगरी वो बनी। उन पे टैक्स रेट लो है। पहले कैटेगरी जो 100 मिलियन तक की सेल वाली है, उस पे टैक्स रेट 7.5% है, जबकि नॉर्मल पाकिस्तान में 29% टैक्स है। नॉर्मल टैक्स रेट कंपनी पे 49%, तो 7.5%। और अगर वो 100 मिलियन और 250 मिलियन के दरमियान है तो फिर 15% टैक्स है। अगर उससे बढ़ के 80 करोड़ वाली सेल में चला जाता है, 25 करोड़ और 80 करोड़ के दरमियान सेल वाली कंपनी है, तो उस पे 20%। और अगर वो चाहे तो टैक्स को फाइनल भी करवा सकती है। ऑप्शन दी गई है कि अगर पहली कैटेगरी जो है वो 0.25% सिर्फ टैक्स दे दे अपनी सेल का, दूसरी कैटेगरी वाली 0.5% टैक्स दे दे, तीसरी नई कैटेगरी जो है 0.75% टैक्स दे दे, तो खलास, कुछ नहीं, कोई मामला नहीं, राइट। ये ऑप्शन उनको दी गई। ओके, तो दिस इज इसी के अंदर बात की गई है कि अगर आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, यही एसएमई जो है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रूरल एरिया में लगाते हैं, तो उनको फिर 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना। ये कोई 0.5 नहीं, कोई 0.25 नहीं, कोई 7.5% नहीं है, कोई 20% नहीं है। 5 साल के लिए उनकी इनकम एग्जाम होगी। ये सब कह रहे थे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट भी थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि लॉ के अंदर एसोसिएट का वर्ड यूज होता है। एसोसिएट को ज्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है टैक्सेशन में, तो उसमें टैक्स अवॉइड करने के चांसेस बहुत होते हैं, राइट। तो इसलिए उन्होंने एसोसिएट की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया ताकि इसके अंदर जैसे थिन कैपिटलाइजेशन होती है और ट्रांसफर प्राइसिंग होती है। लोग क्या करते हैं, बाहर से कंपनी जो है वो हाई बिल करते हैं। जब हाई रेट यदि 100 रुपए की चीज का 200 रुपया बिल आ गया, तो पाकिस्तान में सेल हुई 300 की, तो 100 का प्रॉफिट होगा, वरना 200 पाउंड की। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग के इशू होते हैं, तो उसके लिए भी एसोसिएट जो होते हैं ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए एसोसिएट की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया इसके लिए, ताकि टैक्स के अंदर थोड़ी प्रोविजन जो उससे रिलेटेड है उनको टाइप किया जाए। अच्छा, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, इसको कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट। विंडफॉल प्रॉफिट मैं लास्ट ईयर लोगों को बताया कि पाकिस्तान में विंडफॉल प्रॉफिट पे टैक्स आए, तो वो लास्ट ईयर नहीं आया, राइट। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद दाद साहब, हमारी चलती रहती है, मैं अक्सर उनको अपनी प्रोसीजर देता रहता हूँ। तो ये विंडफॉल लास्ट ईयर मैंने ये कहा था कि ये टैक्स आना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में 2 चीज़ों में बड़ा विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा था। एक फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से, और एक ऑयल प्राइसेस की वजह से कंपनियों को बड़े प्रॉफिट। जैसे एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पड़ा हुआ है और अभी गवर्नमेंट ने 11 बजे रात को अनाउंस कर दिया कि पेट्रोल की प्राइस 20 रुपये ज़्यादा हो जाएगी, तो जितना उसका टैंक में पड़ा हुआ है सारे पे 20 रुपये पर लीटर बढ़ जाएगा। ऐसे कंपनियों को स्टॉक आए पड़े हैं, रेट बढ़ गए हैं, तो उनको वो प्रॉफिट होते थे। तो यूके में भी एनर्जी कंपनीज और पेट्रोलियम कंपनीज को बहुत प्रॉफिट हुए थे पिछले साल, तो उन्होंने विंडफॉल टैक्स लगा दिया। जिसका प्रॉफिट है एडिशनल जो हुआ, जो एडिशनल प्रॉफिट हुआ उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया।
तो इन्होंने भी कहा कि जिसका भी एडिशनल प्रॉफिट होगा इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर उन्होंने कहा इंक्लूडिंग टू फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन एंड प्राइस फ्लक्चुएशन, दो चीजें कह रही है, ये इंक्लूडिंग है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है लेकिन मेनली यही है कि जिनको इस वजह से प्रॉफिट हुआ है, जो एडिशनल प्रॉफिट हुआ है उस पर गवर्नमेंट 50% तक टैक्स लगा सकती है। चार्ज लगाया नहीं है, बताएगी कि इस वाले पे, पेट्रोलियम वाले पे 45 होगा, बैंक वाले पे 30 होगा, जो करेंसी डीलर है उनका 25 होगा, वो बताएंगे और ये भी बताएंगे किन किन फैक्टर की वजह से है। लेकिन इसमें जो ज्यादती की गई है ना, इसको 5 साल पीछे भी ले जाया गया। 2023 से पीछे 5 साल चले तो वो पुरानी गवर्नमेंट आ जाती है 2018 में, वहां तक ले जाया गया, राइट। ये असेसमेंट क्लोज हो चुकी है और अब आप पास्ट में ले जा रहे हैं, ये राइट। बाकी इसका आना कोई ज्यादती नहीं, मैं टोटल इसकी ऑनरशिप करता हूँ, टोटल मुझे पता था ये आना है, पिछले साल नहीं आया, इस साल आ गया। लेकिन मुझे सवाल किया गया, आप ये कह रहे हो, मैं क्या हाँ ये बात हो सकता है 5 साल पहले आप 2023 से लगा दें, राइट। तो ये एक टैक्स उन्होंने ऐड किया है। लेकिन जहां भी कभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल होती है ना, तो इसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस होल, पब्लिक फाइनेंस गैप। तो गवर्नमेंट को पूरा करती है, बड़ी बड़ी डिसेंट और सिविलाइज्ड गवर्नमेंट भी ये काम कर रहा है, राइट। लेकिन 5 साल पीछे ले जाने वाली बात जो है वो गलत है। इसी तरह अगर किसी जगह कोई टैक्स जो है, अच्छा अनएक्सप्लेन्ड, ये हमारे यहाँ ये अलाउड है कि अगर आपको फॉरेन करेंसी के जरिए पैसा आए तो आपको पूछगिछ नहीं की जाएगी। इसकी अमाउंट जो पाकिस्तान में थी वो 50 लाख तक के रुपए के बराबर आपको पास फॉरेन करेंसी बैंक से आई है और कन्वर्ट होकर 50 लाख जब से नीचे रही है तो आपको नहीं पूछा जाएगा किसने भेजी है, क्यों भेजी है, किस मकसद से भेजी है, आपने कहाँ इस्तेमाल किया है। इसको बढ़ा के उन्होंने $100,000 का इक्वलेंट, मतलब रियाल भी आए, अगर धर्म भी आए, डॉलर भी आए, पाउंड भी आए, लेकिन इक्वल टू $100,000 के बराबर जो रुपए बनते हैं, वहां का क्वेश्चन नहीं। मकसद ये है फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, राइट। तो ये एक इसमें किया गया है। एक ये है कि अगर गवर्नमेंट का किसी और लॉ के अंदर कोई पैसे टैक्स बनता है, एरिया में है, नहीं है, तो इम्पावर किया गया है कि कमिश्नर इनकम टैक्स जो है उस टैक्स को जो इन एरियर है कलेक्ट करके डेजिग्नेटेड अकाउंट में जमा कराएगा। ये भी एक प्रोसीजरल है कि कई लॉ में शायद डिफिकल्टी आ रही थी कलेक्शन की, तो दे हैव जस्ट फैसिलिटेट दैट कलेक्शन। एक ये सुपर टैक्स, अभी मैंने कहा था कि आप पे 29% टैक्स लगता है, ठीक है, और मेरा ख्याल बैंकों को 39% लगता है, 39 बैंक को 39 लगता है, आम कंपनी को 29 लगता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज को 20% मैक्सिमम लगता है, ये टैक्स है। तो अब इस टैक्स के अलावा हाई अर्निंग जो टैक्स पेयर हैं उनको एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है, जिसको सुपर टैक्स कहते हैं। यानी एक को 29% देंगे, अगर वो हाई इनकम में आते हैं तो कुछ परसेंटेज और देंगे, वो परसेंट डिफरेंट है, राइट। वो परसेंटेज डिपेंड करती है कि उनकी इनकम कैसी है। तो वो 2024 और ऑनवर्ड, ये पिछले साल आ गया था टैक्स, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट की है टैक्स में। अब सारे पहले था आम बिजनेस जो हाई अर्निंग था उस पर मैक्सिमम 4% था, जबकि बैंक्स में 10% और एक लिस्ट हुई थी इंडस्ट्री की, जैसे सीमेंट है, स्टील है, एयरलाइंस हैं, इनके लिए उन्होंने 10% रखा हो। तो क्वेश्चन था कि भाई क्यों कुछ पे लो कुछ पे हाई, उन्होंने उसको रैशनलाइज किया है। अब ये 4% से
यहाँ पे पहले यहाँ 300 मिलियन तक जो सना रुक जाता था 4% पे आ जाता। उसके बाद ऑन बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि 4% से आगे, अब उन्होंने उसको भी बढ़ा दिया 4 से 6, 8 करके, जो 500 मिलियन से ज़्यादा हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा जो हैं, उनके लिए उन्होंने वो 10% का दिया जो बैंक हुआ। थोड़ी रैशनलाइजेशन ये की गई है। ओके, अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करनी है आपने, तो आप टैक्स नहीं देना चाहते तो वो उस नॉन रेजिडेंट पे टैक्स नहीं लगता, तो आपको कमिश्नर को अप्लाई करके एग्जामिशन सर्टिफिकेट लेना होता था कि मैं फलां आदमी को पेमेंट करना चाह रहा हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दे दें ताकि मैं पेमेंट। तो सर्टिफिकेट जो है ना वो इश्यूएंस में देर हो जाती है और पेमेंटें रुक जाती है। अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि अगर 30 डे में कमिश्नर नहीं इशू करेगा तो सिस्टम उसको आयरन कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट इशू कर देगा, कमिश्नर का वेट नहीं किया जाएगा ताकि बिजनेस एक्टिविटी तो चले। लेकिन कमिश्नर को पावर दी गई है कि वो समझे कि आयरन ने गलत इशू किया है, इसको नहीं इशू होना चाहिए था, तो उसको मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको रीजन बतानी पड़ेगी और टैक्स पेयर को सुनना पड़ेगा। ये काम इसमें किया गया है। एक्सपोर्ट सर्विसेज जो हैं, बात पहले हुए कि आईटी और आईटी एनेबल जो एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं, उसमें सारी कंपनी को पहले सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की कंडीशन होती थी। अगर उन्होंने लो रेट लेना होता था तो इन कंपनी को कहा गया है कि आपको सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करने की कंडीशन नहीं है, राइट, ये लाजमी कंडीशन नहीं आपकी, तो आप उसके बगैर भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। ओके, ये उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहेंगे, जिसके अंदर टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो स्टेप बनाए जा रहे हैं। यार ये जो जा रहे हैं ना, इनका नाम लेते हैं क्योंकि इनको फिर पता हो कि इन्होंने अटेंडेंस क्या इनकी रही है, ठीक है। ओके, तो ये एक इंस्टीट्यूट जो है टैक्स एक्सीलेंस का, ये अच्छा आइडिया है और मेरा ख्याल है कि अगर इसको सही तरीके से इफेक्टिवली किया जाए तो पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसीज के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, ये कुछ टैक्सेस हैं। कैश विड्रॉल जो है, अगर बैंक से आप एक दिन में 50,000 से ज़्यादा मनी विड्रॉ करते हैं तो आपको पहले टैक्स हुआ करता था, इन्होंने खत्म कर दिया था। अगर तो आप टैक्स पेयर हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। अगर टैक्स पेयर नहीं है तो 0.6% जो है ना आपके टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, राइट, 0.6%। आपको मसला नहीं होगा, आप टैक्स पेयर हैं, मसला नहीं है। बेगम के नाम का अकाउंट है, वो टैक्स पेयर नहीं है, वो 50,000 से ज्यादा पैसे निकालेगी, उससे 0.6% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। जिसका भी अपना टैक्स नंबर नहीं है, जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, अगर इनके नाम के बैंक अकाउंट हैं, ये स्टूडेंट को टैक्स नंबर नहीं है, 0.6% टैक्स, अगर 50,000 से ज्यादा अमाउंट, अगर 50,000 से ज्यादा अमाउंट हो। सर जॉइंट अकाउंट में कैसे, जॉइंट में जहाँ पे एक फाइलर है एक नहीं है, मैं हर फाइनल में काउंट हो जाएगा क्योंकि व्हाट्सएप ज्वाइंट अकाउंट है हस्बैंड वाइफ का, मियां टैक्स पेयर है, वो डिपेंड करता है कि डिक्लेयर किसने किया। अगर एक्चुअली एनटीएन होना जरूरी नहीं है, एटीएल और नॉन एटीएल। अगर आप एनटीएन होल्डर हैं, रिटर्न भी फाइल करते हैं, लेकिन तब भी अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं है तो वो 0.6% आपका कट जाए। सर एक है एटीएल में, दूसरा फाइलर ही नहीं, तो कोई एक देखे ना, दो इसमें ना मैं आपको एक का होना जरूरी। आप कहें कि मैंने निकाले, बीबीना नहीं निकाले, आपसे नहीं, उसमें ये है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले अमूमन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन आपको पता है वो हस्बैंड कर रहे होते हैं या फादर कर रहा है, तो मेनली डिक्लेयर वो बंदा कर रहा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फीमेल नहीं कर सकती। अगर सारे पैसे, आधे पैसे लेडी के हैं, आधे बंदे के हैं, तो 50% लेडी रिपोर्ट करेगी और 50% जो है बंदा करेगा। यानी इशू बन सकता है, इशू बन सकता है, इशू में टैक्स बन कह सकते हैं ये सारे आपके नहीं हैं, तो वो इशू हो सकता है। लेकिन ये है कि वो बेहतर ये है कि आप अपना अकाउंट अलग रखें ताकि एटीएल में आप हो तो बेहतर हो। सर बात ये है कि बैंक वाले ये कहते हैं और टैक्स वाले भी कि 60 से अबव अगर आपकी एज है तो आपका सिंगल अकाउंट नहीं होना चाहिए, डबल अकाउंट होना चाहिए।
So wife is the sleeping part basically, and the other is the ये भाई ये मस्ट नहीं है अपनी चॉइस है ओके बैंक वाले नहीं मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं जाना था कि क्वेश्चन में फिर वो बाकी लोग डिटैच हो जाते हैं, इसलिए जरा मेरा ख्याल है बादशाह को कहूँगा देख लें। अच्छा, अब इसमें अगर लोग पाकिस्तान में भी शायद काफी तादाद में लोग फॉरेन सर्वेंट घर के लिए डोमेस्टिक सर्वेंट रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब उसका वीजा इशू होगा या रनिंग होगा तो 2 लाख रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा उस आदमी को जिसने सर्वेंट के लिए वीजा इशू कराया है। वो एडजस्टेबल होगा, उसकी अगर टैक्स पे करेगा टैक्स लायबिलिटी पे अगर समझा जाएगा इतना एडवांस आ गया हुआ है, उन लोगों को मसला नहीं हो टैक्स जो टैक्स में नहीं है उनको 2 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ जाएगी फॉरेन सर्वेंट को पाकिस्तान में एम्प्लॉय करने। वो पे टैक्स नहीं होगा, इन पे टैक्स नहीं होगा, एडजस्ट हो जाएगा। जो टैक्स वाले हैं उनका तो एडजस्ट हो जाएगा, जो टैक्स वाले नहीं है गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो गया बन गया। ओके, तो नेक्स्ट चीज ये है कि अगर कोई फॉरनर, पहले होता था कि कोई आदमी बाहर से बैठ के पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय करता था, पाकिस्तान आया होता था, दूसरे पर नेशनल पाकिस्तान का आईडी कार्ड है तो उसे परचेजर के तौर पे 2% टैक्स पे करना। अब यह है कि अगर उसके पैसे बैंकिंग चैनल से आ रहे हैं तो उसे परचेजर का टैक्स पे नहीं करना। ये भी मैंने कहा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करने के लिए शुरू की गई है। और नेक्स्ट है कि हाँ, क्रेडिट कार्ड से अगर हम पेमेंट करते हैं तो अगर हम एक्टिव टैक्स पेयर होते थे तो हमें 1% टैक्स एडवांस टैक्स देना पड़ता था जो एडजस्ट हो जाता था हमारी लायबिलिटी में एंड पे, और लेकिन जो टैक्स पेयर नहीं थे उन्हें 2% देना पड़ता था, वो एडजस्ट नहीं होता था क्योंकि उसका टैक्स लायबिलिटी नहीं होती थी। अब उसको बढ़ा के 5% पर टैक्स पेयर कर दिया गया है और 10% पर नॉन टैक्स पेयर कर दिया गया, राइट। तो ये चेंज लाई गई है। ये भी प्रोसीजर है कि मिनिमम टैक्स जो है लोग पे करते हैं जिनके लॉसेज भी होते हैं वो सेल का मिनिमम टैक्स पे करते हैं, वो कहाँ पे एडजस्ट होगा क्लियर किया गया है, कोई नॉर्मल टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा वो पे किया जाता है। और एक ये किया गया कि लिस्टेड कंपनी जो है वो जो उनका टैक्स है मिनिमम टैक्स वो 1% होगा, 1.25% होगा। बाकी जितनी यहाँ कंपनीज हैं बाकी जिनकी लिस्ट बनी हुई है ये तो वो है जो इनमें नहीं आती, इनके लिए 1% हो जाएगा। 3 कंपनीज हैं जिसमें PIO भी है, पोल्ट्री इंडस्ट्री भी है, स्वीट गैस है, दोनों इन पे 7% भी रहेगा, 1.25% ही रहेगा। ये कमर्शियल एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो है नॉर्मली इंपोर्टर पे 5.5% है, लेकिन वो कमर्शियल इंपोर्टर अगर है इन आइटम का जो पार्ट 3 के अंदर शेड्यूल 12 में है 6% कर दिया गया है, तो बढ़ा के % ऐड कर दिया गया है। और इस तरह ये जो IT की एक्सपोर्ट है उस पर आप सिर्फ 0.25% टैक्स पे कर देते थे तो आपका एक्सेप्टेड था, लेकिन ये एक्सपायर हो रहा था 2023 में, रेट चेंज हो रहा था, बढ़ जाना था, तो उन्होंने इसको 26 तक एक्सपेंड कर दिया, तो 26 तक 0.25% ही लगेगा। इस तरह ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है, एक मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक मुझे सप्लाई करता है। ये जो मुझे सप्लाई कर रहा है ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है, डायरेक्ट नहीं करता, ये मुझे देता है मैं आगे करता हूँ। तो ये जो बाजार से चीज़ें बाय करता था इस पर काफ़ी टैक्स लोगों के कलेक्ट करने होते थे जो 4-5-6% तक होते थे, उनको कह दिया गया कि वो भी 1% करेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर जब सप्लाई लेता है तो 1% करता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर भी जब सप्लाई लेगा तो सप्लायर के वो जो टैक्स विथहोल्ड करेगा वो लो रेट पे करेगा। मकसद यही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। अच्छा, बैंकों को कहा गया कि अगर आप एडिशनल एडवांसेस प्रोवाइड करेंगे सर्टन पर्पज के लिए तो आप पे टैक्स जो है 39% ही लगेगा, 20% लगेगा। तो उसमें ये पुरानी पॉलिसी जिसको एक्सटेंड करके 2025 में लाया गया, जिसमें SMEs हैं, मैक्रो कंपनीज हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग है, फॉर्म क्रेडिट है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है फिर 2025 2 साल के लिए। ये नया लाया गया है कि अगर टेक्नोलॉजी IT कंपनी या IT लेवल सर्विसेज को बैंक लोन देते हैं, एडिशनल लोन, एवरेज जो लोन उन्होंने दिए हुए हैं पिछले साल उससे ज़्यादा दे देते हैं। पहले जैसे उन्होंने 200 बिलियन का दिया हुआ, अब 250 बिलियन हो गया, तो यानी 50 बिलियन उन्होंने ऐड कर दिया, एडिशनल दे दिया।
उससे प्रोपोर्शनेटली वर्किंग करके उसको 20% टैक्स लगेगा, 39% टैक्स नहीं लगेगा। इसका सुपर टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, सुपर टैक्स अलग चीज है। ओके, 1% रेट बढ़ा दिया गया है विदाउट टैक्स। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करें, पहले अगर रेट 4% था 5 हो गया। ये शेड्यूल पूरा, ये इन सब को सूरत को ना ये प्रेजेंटेशन की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज दीजिए ताकि इनके रिकॉर्ड में आ जाए। तो ये 1% टैक्स ऐड करते हैं। और इस तरह ये रेजिडेंट लोग जो हैं इनके लिए भी 1% कर दिया। ये जो मैंने भी कहा था विदाउट टैक्स। जैसे हम यूनिवर्सिटी लाहौर अगर किसी से स्टेशनरी बाय करती है तो हमें जब उसको पेमेंट करनी है तो उसका टैक्स काट के पेमेंट करनी है और गवर्नमेंट में जमा करना है। ये स्टाफ के हम सैलरी देते हैं, टैक्स काट के इनको पेमेंट करेंगे और इनका टैक्स गवर्नमेंट में हम खुद जमा कराएंगे। तो इसी तरह जितनी भी गुड्स होती हैं, सर्विस होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट होती है, इसके रेट हैं, स्पेसिफाइड रेट हैं शेड्यूल के अंदर, जिनको 1% बढ़ा दिया गया। हाँ, ये बिल्डर जो, ये भी ब्रांड न्यू बिल्डर, कोई भी ये जो लैंड डेवलपमेंट करते हैं वो नहीं, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं, अगर वो नया प्रोजेक्ट लाते हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा तो 3 सालों के लिए अगर वो उसके अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको भी टैक्स रिडक्शन ये दी गई है, विच इज इक्वल टू लोअर ऑफ 10% टैक्स लायबिलिटी और 5 मिलियन रुपीज विच एवर लोअर। मैंने पहले हाउस कंस्ट्रक्शन कोई भी करे उसका बिल्डर होना जरूरी नहीं है, यंग बिल्डर के लिए है, लेकिन प्रोवाइडिंग के नए प्रोजेक्ट हों, इनकी अप्रूवल जो है वो इस डेट से जुलाई 2023 से 1 जुलाई के बाद हुई हो, और इनको जब भी इन्होंने ये टैक्स की प्रूफ लेनी है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ताकि वो इन्होंने टैक्स जो है प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया। अच्छा, ये मैं यूथ की बात कर रहा था आपसे कि जो यूथ है इनकी डेफिनेशन है कि दे आर 30 लेस देन 30 ईयर ओल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर। तो ये अगर इंडिविजुअली बिजनेस करते हैं, फर्म बना के करते हैं या कंपनी बना के करते हैं, प्रोवाइडेड कि सारे यूथ इनके पास शेयर हो, ओनरशिप हो, तो इनको भी टैक्स में छूट है। इसी छूट है, बड़ी अमाउंट हाई है, जो उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका 50% या 2 मिलियन विच एवर लोअर, उतना टैक्स उनको कम हो जाएगा। अगर वो कंपनी है तो फिर और हाई है, 50% टैक्स लायबिलिटी और 5 मिलियन विच एवर लोअर को रिड्यूस हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूथ के लिए एक अच्छी प्रोविजन है, लेकिन पॉइंट सब ये है कि यूथ नीड टू हैव मनी टू स्टार्ट। तो मैं कह रहा था कि ये फैमिलीज के लिए, बिजनेस फैमिलीज के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपने बच्चों के नाम से बिजनेस करें, तो ट्रेन भी होंगे, इनकम में भी उनको छूट मिलेगी और बिजनेसमैन भी डेवलप होंगे। ये अच्छे स्टेप्स हैं इस बजट में कि यूथ के बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को, और सिर्फ लैपटॉप की बात नहीं हो रही, उससे भी आगे बात की जाए। ओके, दिस इज माय लास्ट स्लाइड कि ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 5 जिन पे टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है, जिन पे टैक्स नहीं लगेगा, राइट। तो ये 2 सिंध के इंस्टीट्यूट हैं जो पर्टिकुलरली विद नेम ऑफ जुल्फाल जो हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लड रिलीफ फंड था उसके लिए किया गया है, ये फिल्म एंड ड्रामा फंड है, ये प्रेशर आया होगा पहले इंडस्ट्री की तरफ से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इस पर टैक्स जो है उसमें छूट दी गई, हमेशा के लिए छूट है। और ये अगर कोई आदमी अपना प्लॉट जो है, अपनी ज़मीन जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन जो होती है उसमें ट्रांसफर करते हैं तो 1 साल के लिए उसको एग्जेम्पशन पहले एक्सटेंड कर दिया गया है। KPT और बलूचिस्तान में जो टैक्स पेयर्स हैं उनको एग्जेम्पशन थी, उनकी इनकम पे, कैपिटल गेन पे, उसको भी 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये बेसिक जो चेंजेस हैं इनकम टैक्स में रिलेटेड, ये चेंजेस हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा था
के ये स्लाइड आपको मिल जाएंगी, अपने लिए देखिएगा और इंडेक्स टैक्स पे भी मतलब बात करते हैं। तो प्लीज बी पेशेंट, टेक द मैक्सिमम वन पीरियड ऑफ दिस डिस्कशन, जो आपके लिए बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। We are very thankful to you, sir, that you have shared some of the very important facts with us, and I hope these facts are going to help our students in their future as well. Now let's move further. Now I would like to call Mr. Nadeem Bhatt, FCA. He is renowned chartered accountant. He is head of Nadeem and Company Chartered Accountant Firms, and he is also renowned trainer of taxation. So please, sir, just come here and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं भूल साहब का उनके इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इंडायरेक्ट टैक्सेशन के आपका शेयरिंग कर सकूँ। डायरेक्ट टैक्सेशन पे क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ शेयरिंग, सामने भी की है। अब जो सर ने माशाल्लाह की है कि बड़ी अच्छी सर ने प्रेजेंटेशन दी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि टैक्स मुझे पता है कि लास्ट 25 ईयर से मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काबू नहीं आ रहा सब्जेक्ट। आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बजाय लीगल वर्डिंग में लेके जाऊँ, मैं आपको सिंपल वर्ड में जैसे सर ने आपको समझाया है उसी तरह की कुछ बातें की है। तो थोड़ा सा पहले अपडेट कर दूं, 4-5 मेरे मेन जो की पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर ले जाऊंगा। एक अभी जो अमेंडमेंट अभी 111 सेक्शन में आई है जी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ठीक है आप 50 लाख की जगह $1 लाख मंगवा सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन उस अमाउंट के ऊपर है जिसका आप जवाब नहीं देंगे कि ये पैसा किसने भेजा और क्यों भेजा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स, भाई, दोस्त, रिश्तेदार बाहर है, वो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी वो पैसे भेज दें। अगर उन्होंने बाहर पैसा कमाया है तो देयर इज नो लिमिटेशन। ये लिमिटेशन उस अमाउंट पे है जो बेसिकली ब्लैक अमाउंट को वाइड करने का तरीका है, लॉ के अंदर है, ये उसके लिए है। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा बजट के अंदर 3 चीजें जो आई है 1990 अभी सर ने जो बताया आपको, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर टैक्स है। दूसरा सुपर टैक्स के बारे में बात हुई, वो तो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, ठीक है, आगे उसकी फेट क्या होती है वो अपनी जगह पे रहेगा। तीसरा एक और है जो कुछ आइटम है एडिबल है, जैसे रेड चिलीज है और इसमें 2-3 आइटम है, उसके ऊपर सजेशन ये थी कि इसका रेट 12% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए, जबकि वो आपका पॉइंट ऑफ सेल पे सेल किया जाएगा लोन। तो उससे पहली बात है, एक चीज पे पहले 12% है, अब 15 करें तो 3% और ऐड हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा और क्या होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है बोनस शेयर्स का इशू। ये चारों इशूज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज दी है नेशनल असेंबली। तो ये अभी जितने भी आप ये बजट जो भी आप देखेंगे या देख चुके हैं आप अभी तक,
जिसमें आपने डायरेक्ट टैक्सेस अभी देखा, इनडायरेक्ट टैक्सेस देखेंगे, ये अभी प्रपोज्ड है, ये फाइनल नहीं है जनाब। सो इसको आप कहीं उस पे एक्ट करना ना शुरू कर दें, जी हो गया अब चलो जी फटाफट करें, कुछ नहीं हुआ भाई अभी। These are just the proposed amendments, पोस्ट बजट सेमिनार है, अभी ये फाइनेंस एक्ट नहीं बना, अभी ये फाइनेंस बिल है। सो प्लीज बी पेशेंट कि अभी इनमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाएगी। जब ये फाइनल हो जाएगा, जैसे कि सर ने कहा कि फिर हम फाइनेंस एक्ट के ऊपर जब आपसे करेंगे तो वो लॉ होगा जो कि पाकिस्तान में इन्फोर्स होगा। अभी ये इन्फोर्स नहीं हुआ, चाहे वो बैकडेट का है, चाहे वो ऑनवर्ड का है, चाहे वो अभी से है, जो कुछ भी है, इट इज जस्ट बीइंग ए प्रपोजल फ्रॉम दी नेशनल असेंबली, आप कह लें, अभी और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। इस पूरे बजट को जब आप पढ़ते हैं, 99 में सर ने अच्छी बात है, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन एक चीज और जो स्किप हो रही है, क्योंकि मेरा ताल्लुक है लाहौर टैक्स बार से, मैं उसकी टैक्स अकेडमी का चेयरमैन हूं लास्ट 6 ईयर्स। उतने मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त नहीं जितने वकील मेरे दोस्त हैं। तो लीगल साइड वो जो देखते हैं ना, वो आम बंदा उस तरह नहीं देख सकता। ये एक प्लस है, चाहे वो मेरे खिलाफ ही बात के, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उस चीज को उस तरह नहीं देख सकता जिस तरह के एक लीगल फर्टेलिटी का बंदा देखता है। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। पहले शायद मैं नहीं मानता था, लेकिन जैसे जैसे मेरा वास्ता पड़ा तो मुझे पता लगा कि नहीं भाई, लीगल साइड उन लोगों की जो मेहनत करते हैं वो ज्यादा बेहतर है। अब लीगल साइड क्या कह रही है, आपने इसके अंदर एक वर्ड डाला है वेदर डिक्लेयर्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट। तो जनाब जो मैंने डिक्लेयर कर दिया उस पे दोबारा टैक्स कैसे लगेगा? वो तो मैं दे चुका आपको। आपने एक इनकम मैंने डिक्लेयर कर दी, यहां तक तो बात समझ आती है। पेट्रोल महंगा हो गया, उसने सिर्फ कमीशन दी है, बाकी प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया, वो जेब में डाल गया। पेट्रोल महंगा हो गया एक दिन में, रातों रात महंगा हो गया, यहां तक तो बात समझ आती है। लेकिन जो चीज मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूं, मैंने कहा ये मेरा कैपिटल गेन है, ये मेरा टैक्स बनता है, ये मैंने दिया साइड पे हो गया। उन्होंने कहा कि दोबारा से तुम आओ, तुम इसके ऊपर 50% तक कहा है उन्होंने, वो वेरी करेगा 1% से लेके या 0.01% से लेके 50% तक कहां होगा कोई पता नहीं है। तो मेरा ऑब्जेक्शन ईयर्स के अलावा ये भी है कि जो मैंने डिक्लेयर किया है उस पे कैसे दोबारा टैक्स लगेगा। अच्छा आप 50 आप ले गए, 29 मैंने दिया हुआ, कितना हो गया 79%। तो मैं बीच में क्या कर रहा हूं, आप खुद ही कारोबार कर लें, मुझे छोड़े, आप बंद करते हैं सारा कुछ, आप कारोबार मुझसे ले लिया, मुझे करके दिखाएं। अगर 79% मैंने आपको देना है तो मेरे पास क्या बचा जनाब? मैं आप देखने आया हूं, यहां पे नुकसान करने आया हूं अपना। पहले कॉन्सेप्ट था फाइनल और नॉन फाइनल का। नो, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ फाइनल एंड नॉन फाइनल फर्दर। As against the same, no, the word is active ATL and non-ATL. A taxpayer is either in the, अच्छा दोनों की ATL लिस्ट अलग अलग है, ये ध्यान में रखिएगा। इनकम टैक्स की लिस्ट अलग है। अगर आप इनकम टैक्स की ATL लिस्ट में है तो जरूरी नहीं कि आप सेल टैक्स में भी होंगे, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर आप सेल टैक्स में है तो इनकम टैक्स में भी होंगे। जब तक ये क्यों कहा गया, ताकि लोगों को मजबूर किया जाए कि वो कंप्लायंस ऑफ लॉ करके आए, तब उनको एक्टिव टैक्स, इवन कि मैंने रिटर्न फाइल की है तब भी मैं एटीएल में नहीं आ रहा। ये कैसे हो गया भाई? क्योंकि आपने कंप्लायंस ऑफ विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटा हुआ, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स नहीं जमा करवाई, रिटर्न्स नहीं जमा करवाई, आप एक्टिव नहीं है। तो वो हर बंदे को खाली रिटर्न फाइल करना से कुछ नहीं होगा, आपको पूरी कंप्लायंस ऑफ लॉ है वो करनी पड़ेगी, तभी एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आपका नाम आएगा। इवन एक मिसाल दे देता हूं, मेरे पास 30 सितंबर मेरी लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की, मैं एक दिन लेट हो गया, मैंने नहीं फाइल की, मैंने 1 अक्टूबर को रिटर्न फाइल कर दी और मैंने टाइम भी नहीं लिया। इवन कि मैंने रिटर्न फाइल की है लेकिन लेट की है, तो उसकी अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मुझे 1000 उसका एडिशनल टैक्स एक जो है वो पेमेंट जमा करानी पड़ेगी, तभी आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आएंगे। अदरवाइज रिटर्न फाइल करने के बावजूद भी मैं एटीएल की लिस्ट में नहीं आऊंगा। सो पर्पस क्या है कि लोगों को कंप्लायंस की आदत डाली जाए।
माशाल्लाह अंसर साहब ने बड़ा अच्छा आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक आप तक ना बात पूरी पहुंची नहीं है, वो मैं पहुंचा देता हूँ आगे। आप लास्ट ईयर का अपना बजट देखें, अभी सर ने आपको दिखाया 7,200 बिलियन था जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से इकट्ठा होना था, और आपको शायद पता नहीं लगा कि इस साल जो मार्कअप की अमाउंट है वो बाय चांस है कि उसके बराबर है या उससे ज्यादा है। तो मुझे सिर्फ सवाल ये है कि अगर मैंने 9,200 बिलियन इकट्ठा करना है, उसमें से 7,300 या 7,200 बिलियन मैंने मार्कअप पे करना है, तो फिर हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? हमारा बनेगा क्या? अच्छा, जब ये मार्कअप वो ले जाएंगे तो सवाल ये है कि आप मेहनत अपने लिए कर रहे हैं कि दूसरों के लिए? पैसा तो वो ले गया, तो हम तो आजाद होकर भी आजाद नहीं हुए भाई। फिजिकली आजाद हो गए, मेंटली भी हम आजाद हुए, और फिर आप मजीद कर्जा लिए भी जा रहे हैं। What will be the fate at the end of the day? जितने मर्जी आप बजट बनाते रहे, जो मर्जी करते रहे, पैसा तो उसके पास जाना है। तो आप ही इसमें क्या कर रहे हैं? हम मजदूर है बेसिकली, उनके लेबर क्लास है, हम लेबरर है, हमारा और कोई स्टेटस नहीं है। हम पैसा कमा के उनको देंगे, और फिर बिजली महंगी, हर चीज महंगी, हर टर्म उनकी है। क्यों है? आप मजबूर है भाई, आपका घर ही लोन से बना, आपने लिए ही उनसे पैसा है। मैं इस बहस में नहीं जा रहा वो पैसा किधर गया, सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि अब करना क्या है। ये तो हो गया सवाल, क्या कोई जवाब भी है? क्योंकि प्रॉब्लम तो हर कोई क्रिएट कर लेता है। तो इज देयर एनी आंसर, सोल्यूशन ऑफ दिस? या हम सिर्फ एक दूसरे को बस कहानियां सुनाया और बैठ जाएंगे? वो मैं आपको देता हूँ, और हर जगह पे मैंने कहा हल क्या मेरे पास। सबसे पहले इनसे बैलेंस शीट बनवाएं, और आप फाइनेंस के बंदे हैं, 1 मिनट में समझ जाएंगे आपने आज तक लोन कितना लिया, किससे लिया, और वो किधर गया। पहले उसका जवाब दें। चले, वो बनता है या नहीं, लेकिन बैलेंस शीट नहीं, ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो तेल और टूरिज्म पे बेस करता है, उसने अपना बैलेंस शीट बना ली है। हमारे पास 70 साल प्लस हो गया है, आज तक हम लोग अपनी बैलेंस शीट नहीं बना सकते। क्या बहुत मुश्किल काम है? क्या बाकी इदारे, क्या पाकिस्तान स्टील मिल, पीएए, जितने बड़े इदारे, सबके जो बन सकती बैलेंस शीट, तो कंबाइंड बैलेंस शीट क्यों नहीं बन सकती? अब सॉल्यूशन क्या जी मेरे पास? आप कम लोगों से टैक्स ज्यादा करके पैसे नहीं ज्यादा ले सकते, लेकिन टैक्स रेट कम करके ज्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अब मुसीबत ये है कि ठीक है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, इलेक्शन है, व्हाटएवर जो भी है, इस पूरे बजट में 0.6% के अलावा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए है ही कुछ नहीं। सारा बर्डन एग्जिस्टिंग लोगों पे ही चल। अब 1% सर ने भी बताया बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग पे बढ़ेगा। सुपर टैक्स बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा? एग्जिस्टिंग पे बढ़ेगा। जो नेट के अंदर नहीं है वो किधर है? उसके लिए कोई खास एक्सरसाइज इसमें माजरत के साथ नजर नहीं आ रही। अच्छा, रिटर्न्स की तादाद कितनी है आपकी? 60 लाख एंटीएन होल्डर है, 42 लाख मैक्सिमम रिटर्न्स आपके पास आती है। तो बीटीबी के अलावा देयर इज नो वे टू रन। जब तक देखिए, इस्लाम भी यही कहता है मार्कअप में कभी बरकत नहीं होती, और वो अब आपको बड़े आराम से, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ मुल्क के हालात पैदा हो गए, हमारे अपने पैदा किए हुए हैं, मैं नहीं किसी को ब्लेम कर रहा, हम सारे बराबर के शरीक हैं। आप जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, जब खुदा की तरफ से बरकत नहीं है तो आप कहां से पैदा कर लोगे? वो नहीं होगी पैदा, हो ही नहीं सकती। गलत काम से सही रिजल्ट कैसे निकलेगा, मुझे नहीं समझ आती। चल आगे चलते हैं। लास्ट जब आपका आया था मिनी बजट जो आया था, उसमें सेल टैक्स का रेट ऑलरेडी 17% से बढ़ा के 18 कर दिया गया। अच्छा, हम इसके इनवर्स सजेशन दे रहे हैं। वो क्या है? हम कह रहे हैं कि आप सिंगल डिजिट पे आए सेल टैक्स रेट,
फिर उसके बाद क्या करना है? खाली ये नहीं कि वो कहनी थी लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया, मैं अगर 5% पे आ जाता हूँ, हम 18 ले रहे हैं, तो 13% किधर जाएगा भाई? आप एग्जम्पशन जो नेसेसरी के अलावा सब खत्म करें, इनपुट को फारग कर दें, इनपुट वही मिलेगा। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पीआरए को 5% अपने रेवेन्यू का पे करते हैं एज ए सेल टैक्स सर्विसेज पे, इनपुट कोई नहीं मिलता, ये पैसा उनका हो गया, इनपुट भी उनका, ये भी उनका। फ्लाइंग इनवॉइसेस बंद हो जाएगी, स्मगलिंग बंद होगी, बंदा खुशी से 1 लाख रुपए में 5,000 रुपए आपने टैक्स देना है, और वो भी क्लाइंट से लेके। तो क्या मसला है? क्या जरूरत है बंदे को चोरी करने की? आराम से बंदा पे कर देगा आपको। और उसके बाद अगर आपको लगे कि पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, आप वापस से रिवर्ट कर लीजिएगा दूसरे सिस्टम से। लेकिन पैसा इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप गिन गिन के थक जाएंगे। लेकिन पहले इंटेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर, जब तक इंटेंट क्लियर नहीं होगा रिजल्ट नहीं सही आएगा भाई। चले आगे चलते हैं, 12-15 भी हो गया। ये कुछ मेरे सजेशन थी जो ओवरऑल थी। नेक्स्ट में आता हूं अब आपकी तरफ। आप लोगों को जी मैंने एक छोटी सी अकेडमी बनाई हुई है, जैसे सर ने कहा हम पढ़ाते नहीं है, हम ट्रेनिंग देते हैं। टैक्स मैनेजर की ट्रेनिंग देते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम से। एग्जाम बेस नहीं हमारे पास होता, हमारे पास है जॉब बेस है, मार्केट बेस है। तो चैनल हमारा बना हुआ है जिसमें 500+ वीडियो, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करें। जहां मैं जाता हूं रिकॉर्डिंग करते हैं और वो हम उसको वहां पे अपलोड कर देते हैं पब्लिक एट लार्ज। दूसरा मेरी टैक्स की किताब है जी 2018 से लेके 2023 तक। जो चैनल का नाम है वही फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है, आप वहां जाके फाइल्स का फोल्डर पड़ा होगा, उसको क्लिक करें। वो किताब पूरी दुनिया के लिए हमने फ्री कर दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है जी अब नेक्स्ट जो सेल टैक्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, क्योंकि पहले ही क्यों नहीं ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले सालों में 2-3 दफा एग्जम्पशंस को फारग किया है, काफी चीजें निकल चुकी है बीच में से। अब मजीद वो क्या कर रहे हैं वो आप देखते हैं एक नजर करके, तो ताकि आपको पता लग सके। अच्छा, इसमें ऐसे है कि मैंने लिंक लगाया हुआ है, ये आप क्लिक इस पे करेंगे तो उस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे, तो बड़ा आसान हो जाता है कि बजाय आगे पीछे होने के तो हमने उसको हाइपरलिंक लगाया हुआ है। ये सेनेट वाला जी मैंने आपको पहले बताया, वो मैं एक नजर सिर्फ आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनको फटाफटा में भी इतराज है, वो कह रहे हैं जी हमारी प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं है। आप उनको ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि आप फटाफटा को, अब फटाफटा अवेलेबल नहीं है, वो केपीके और आपके बलोचिस्तान के साथ वो मर्ज हो चुके हैं। लेकिन चूंकि अभी तक वो सिस्टम उस तरह नहीं बन सका, तो उनको एग्जेम्पशन 1 साल और की जो ग्रांट हो रही है वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफडी तीनों के अंदर है। लेकिन कमेटी कह रही थी वो आपको एग्जेम्पशन सेल टैक्स में उनको ना दें। 12 से 15 मैंने आपको पहले बता दिया, चीजें महंगी होंगी, वो कह रहे भाई ना अभी ना करेगा। वो लेदर एंड टेक्सटाइल के जो पॉइंट ऑफ सेल पे चीजें बिकेंगी। और लास्ट है 17% जो है आपका कंज्यूमर गुड्स सोल्ड इन द ब्रांड नेम है, वो भी पहले एग्जेम्पशन थी, तो वो कह रहे उनको भी आप, वो जो जिंजर अभी मैंने आपको बताया, रेड चिलीज बताया, तो उनसे भी खाने पीने की चीजें जो होंगी वो महंगी हो जाएगी। इसलिए वो आपकी स्टैंडिंग कमेटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स वाले जो मैंने आपको बताया। अब हुआ क्या है, सबसे पहला जी आपके सामने है, ये बेसिकली प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली की सेल परचेज नहीं होने लगी। पहले एक बेसिक प्रिंसिपल आप क्लियर कर लें कि गुड्स पे सेल टैक्स की कैलकुलेशन एफबीआर के पास है, सिवाय कुछ गुड्स जिन पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। और सर्विसेज की जो कलेक्शन है सेल टैक्स की, वो 18th अमेंडमेंट के बाद वो सूबों के पास चलेगी, रिस्पेक्टिव प्रोविंस के पास है। यानी सर्विसेज पे जैसे मैं सेल टैक्स दे रहा हूँ वो पीआरए को दे रहा हूँ। अगर मैं कराची में काम करूंगा तो उसी में रेवेन्यू बोर्ड के पास जाएगा, अगर केपी में काम करूंगा तो केपीके के बोर्ड के पास जाएगा। जिस सूबे में मैं काम करूंगा वो उस सूबे के पास सर्विसेज के ऊपर, लेकिन कुछ सर्विसेज पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगी हुई है। तो अल्टीमेटली एफईडी ने खत्म हो जाना है,
गुड्स ने चले जाना है सेल टैक्स लॉ के अंदर और सर्विसेज ने चले जाना है आपके रिस्पेक्टिव प्रोविंस के पास। अब चेंज क्या है जी कि वो कह रहे हैं इनकी जो सर्विसेज होगी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट ईयर ये हुआ था कि इनको गुड्स की डेफिनेशन में ऐड किया गया था। उन्होंने कहा जी इसको गुड्स की डेफिनेशन से निकाल दें और सूबों को दे दें, वो इस पे जो सेल टैक्स सर्विसेज पे बनता है। लेकिन बिजली के बिल में फर्क नहीं पड़ेगा। बिजली की सेल परचेज स्टिल फेडरल गवर्नमेंट के पास है, एफबीआर के पास है, वो उसी तरह ही सेल टैक्स जो आपका एप्लीकेबल है वो लगा के भेजेंगे। तो सिर्फ उनकी ये जो सर्विसेज है और प्लस आईसीटी जो आपका इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है उसमें 15% टैक्स इस पे लगा दिया गया है सर्विसेज के ऊपर, गुड्स के ऊपर नहीं। दूसरा क्या जी मेरे पास रिटेलर जी, ये आपको पता है आजकल ये आपके मुल्क में जब आपने देखा पॉइंट ऑफ सेल ये मशीनें धड़ाधड़ लग रही है, लगाए जनाब अपना एनडीएस यहाँ फिक्स करें और जितनी आप सेल करेंगे पॉइंट ऑफ सेल में इसे रियल टाइम इन्वेस्टिंग कहते हैं। क्यों? उनका सिस्टम एफबीआर के साथ अटैच हुआ हो, जितनी सेल वो आपको करेगा उसमें एंटर करेगा वो ऑटोमेटिक उसकी रिपोर्टिंग जो है एफबीआर के पास जा रही है। अनलेस वो उसको मिसयूज करे, सेल एंटर ना करे, सेल गलत एंटर कर दे या किसी और सिस्टम में एंटर कर दे, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इसमें जो इन होगा वो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों के लिए डाटा इस्तेमाल हो जाता है। सेल आपकी पक्की आ गई है, अब किया क्या उन्होंने, ये टेक्निकली हम लोग जो समझ रहे हैं वो ये है कि ये एक स्पेसिफिक क्लास को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जिनकी शॉप का एरिया 1000 स्क्वायर फीट और फर्नीचर वालों के लिए 2000 स्क्वायर फीट है या ज्वेलर्स है, उनको उन्होंने छूट दे दी है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो, आप 1 जुलाई से अप्लाई कर दें एफबीआर को कि भाई हमें सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके इसमें से बाहर निकाल दिया है। तो जहां पैसों की जरूरत है आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं अंदर लेके आओ, आप उल्टा चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके प्रेशर ग्रुप हो गए, उन्होंने कहा होगा भाई अगर वोट चाहिए तो ये मेरा आपकी मेहरबानी है, ये कर दो, हर एक का वेस्टेड राइट है। ये बंदे बीच में से बड़ी मुश्किल से अंदर आए हैं कि बाहर कैसे चले गए, हाउ इज पॉसिबल? उनकी मजबूरियां होती है, जब की पोस्ट पे बैठे होते हैं तो लिमिटेशन होती है, मजबूरियां होती है, मुल्क को भी चलाना होता है, बहुत कुछ देखना होता है उन्होंने। बहरहाल इनको इसमें से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जो ऑलरेडी दूसरे फैक्टर टीयर 1 की जो रिटेलर है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर गिवन है, उसमें आप क्लॉज देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा होगा 43 है। ये सिर्फ 2 कैटेगरीज को बेनिफिट दिया गया है। अदरवाइज अगर आप पॉइंट ऑफ आपका बिल ज्यादा है, आप फ्रेंचाइज है, आपका एसी मोर हॉल के अंदर है या अदर फैक्टर में से कोई भी पूरा हो गया तो वो पॉइंट ऑफ सेल उधर ही रहेगा और उसने सेल टैक्स उसी तरह पे करना है जिस तरह वो पहले पे कर रहा है। तो ये हर एक बंदे के लिए नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिनको छूट दी गई है। अच्छा, अब बाकी ये करेंगे क्या? अब इनके बिजली के बिल के अंदर सेल टैक्स लग के आएगा, जो कि ये सेक्शन 39 है, मैंने 39 है, 3 का सबसेक्शन 9, इनके बिजली के बिलों में टैक्स लगेगा। माफी नहीं मिल गई है, माफी फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल से है, अदरवाइज बिजली के बिल में सेल टैक्स लगेगा और वही उनके लिए फाइनल हो जाएगा। ये जी डायरेक्टर आपको पता है, इन्होंने नाम सिर्फ इसमें चेंज किया है और इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। पेनल्टीज में जी पहले जो काउंटरफिटेड कर लेते थे चीजें या स्टैंप्स नहीं होते थे, उनकी पेनल्टी थी, वो स्पेसिफिक आइटम्स के लिए था। उसको ओपन कर दिया कि कोई भी गुड्स अगर हम इस तरह की पकड़ लेंगे तो उसको पेनल्टी यही लगेगी जो पहले से दूसरों को लग रही थी। फिफ्थ शेड्यूल जी, अब शेड्यूल के बारे में 3 शेड्यूल हमें शेयर करने हैं। एक आपका फिफ्थ शेड्यूल है जो जीरो रेटेड सप्लाई से डील करता है। 6th शेड्यूल है एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, ठीक है। और फिर 8th शेड्यूल है जो रिड्यूस टैक्स रेट, जिन आइटम पे रिड्यूस टैक्स लगेगा उसकी एक लिस्ट वो बना देते हैं आप। तो तीनों के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, वो 1 बाय 1 करके शेयर कर लेते हैं। ये आपको याद होगा, सर ने आपको भी बताया था 90 वो जो 44A था कि बलोचिस्तान के अंदर
जो स्पेसिफाइड कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो चूंकि बाहर से पैसा है तो वो कहते हैं जनाब हम किस बात का टैक्स है, क्यों दे आप हमें छूट दे, हम इतना आपके ऐसे रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं जहां ना कुछ है ही कुछ नहीं, तो उसको हम ग्रो कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, हम हमें टैक्सेस से माफी दें। तो उनको उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल टैक्स के अंदर भी ये डाल दिया गया है कि उनकी जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स होगी। और इसी तरह की अमेंडमेंट एफईडी के अंदर भी डाली गई है, वो भी अब आप देखेंगे, उनको उससे भी छूट, इनकम टैक्स से भी छूट, विद होल्डिंग टैक्स से भी छूट, आपकी जो उसके स्पॉन्सर्स हैं उनको भी स्पेसिफाइड इनकम से छूट, ठीक है। उसमें आपके क्या कहते हैं, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो कुछ सेक्शन है, लॉज है, उससे भी उनको छूट दी गई है। ये सिर्फ पहली तरफ, एक तरफ आपका एग्जिस्टिंग है और प्रपोज आगे है, बड़ा आसान हो जाता है इस तरह करना। पहले क्या था और अब क्या है? पहले जो एग्जम्पशन थी बेसिकली फिक्स्ड रूल पे जो जीरो रेट था, वो ज्योमेट्री बॉक्सेस से, ये स्टेशनरी वाले, उसके अंदर ड्राइंग, मार्किंग आउट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री बॉक्स से पहले था और पीसी हेडिंग वही रखी गई है, तो एक्सटेंड की गई है बेसिकली जीरो रेटिंग फ्रॉम ओनली ज्योमेट्री टू फर्दर कुछ और आएगा। नेक्स्ट सेम सब कुछ है, जो उसकी एंट्री नंबर 21 है, सिर्फ उसमें रॉ मटेरियल जो था वो आगे उसी तरह ही, और कमोडिटीज उसमें ऐड कर दी गई हैं, क्योंकि हर चीज रॉ मटेरियल नहीं होती। जैसे अगर आप अकाउंटिंग के बंदे हैं तो मैं जो कॉस्ट ऑफ सेल में चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ, वो मेरी डायरेक्ट मटेरियल है जो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और अगर मैंने अपने हेड ऑफिस के लिए स्टेशनरी मंगवाई है, उसका तो फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, वो किधर जाएगा? तो उस अदर देन जो आपका रॉ मटेरियल होगा उसको भी जीरो रेटिंग मिलेगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन अगर आप मैच करेंगे। ये कुछ अब पहले पीछे से आते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा। ये पांचवा शेड्यूल था जी, 6th ऑफ एग्जम्पशन है। पहला कुछ नई एग्जम्पशन आई है, कुछ को विड्रॉ किया है और कुछ को उन्होंने रैशनलाइज किया है। ये 3 तरह की अमेंडमेंट्स की गई है इसके अंदर। पहले अगर देखते हैं जी नई एग्जम्पशन क्या है, ये स्पेसिफाइड लिस्ट है जी आपके सामने। इन लोगों को फर्दर जो है इसमें वो भी शामिल है जो आपके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर वाले हैं, क्योंकि उनको बेसिकली सॉफ्टवेयर वाले में मैं एक पॉइंट जरूर आपसे शेयर करूंगा बाद में। एक तो हो गया एक्सपोर्टर, जो बंदा आईटी से रिलेटेड है, आपके कॉल सेंटर है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट हाउस बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, समझ आती है मेरे बात। तो जो बंदा लोकल सर्विस दे रहा है, लोकल बना के दे रहा है, उसका क्या करना है? हमारे मुताबिक हमें ये समझ आती है कि उनके लिए भी ये बेनिफिट प्रपोज किया गया है। लेकिन अब पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि अगर लोकल आप दे रहे हैं आईटी इनेबल सर्विसेज, तो 3% टैक्स उस पर कट जाता था 153 सेक्शन में। तो उसको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, जो हमें समझ आ रही है। अगर ये प्रोटेक्ट हो गया और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, क्योंकि मेरे जानने वाले कुछ दोस्त हैं, वो एनोमली कमेटी के भी मेंबर है इसमें, तो हमें ये भी पता लग रहा है कि एनोमली कहाँ आ रही है और किस किस को अब वो कंसिडर करेंगे ताकि इसको चेंज करके लोगों को मैक्सिमम फायदा पहुंचे। तो हमारा सवाल यह है कि एक्सपोर्टर को तो आपने बेनिफिट दिया, क्या लोकल के लिए भी ये है? अपेरेंटली यही लगता है कि लोकल को भी मिलना चाहिए, तभी आईटी सेक्टर के लोकल नहीं ग्रो करेगा तो एक्सपोर्ट कहां से आएगा? आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, ग्रो नहीं करने देंगे, तो वो कैसे जाएगा? एक्सपोर्ट में कैसे जाएगा? बहरहाल ये स्पेसिफाइड आइटम थे जी। ये इनकी एग्जम्पशन, ये भी आप ये सीखने वाली चीज है, इनकी एग्जम्पशन खत्म हो गई। ये 21 पे खत्म हो चुका हुआ है, तो अब इसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर इसलिए उन्होंने इसको इसमें से निकाल दिया। ये जो मैं आपसे कह रहा था, जो प्रपोज हुआ है कि 12 से 15% है रेड चिलीज, आगे जो जिंजर है और ट्रू मैरिक जो है, इनको इन्होंने प्रपोज किया था कि बढ़ा के, जो मैंने भी आपके साथ शेयरिंग कर दी। फिर वो जैसे फाटा पाटा था वो भी आपसे शेयर हुआ, इनकम टैक्स में जैसे आया, सेल टैक्स के अंदर, एफईडी के अंदर भी आया। ये जी सब पे कंबाइंड एक टेबल 2 है लोकल सप्लाईज पे। पहला था इंपोर्ट और सप्लाईज, जो 6 शेड्यूल का पार्ट 1 है, टेबल 1 है। ये टेबल 2 है जो सिर्फ लोकल सप्लाईज को डील करता है, कि अगर आप लोकल सप्लाई करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही अमेंडमेंट की गई है कि अगर आप वेदर और नॉट इन रिटेल पैकिंग होगा, उसको उन्होंने कहा जी अगर आप उसको खत्म कर दिया उन्होंने, यानी किसी भी तरह अगर आप सेल करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो एग्जम्पशन होगी
वो खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली जब खत्म होगी तो फिर आपको क्या होगा कि सेल टैक्स उसमें लग जाएगा। 8th शेड्यूल जी रिड्यूस वाला, ये 12 से 15 मैंने आपको बताया। प्लस फार्मास्यूटिकल आपको पता होगा बड़ी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री है आपकी, उसको बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि कुछ प्री कंडीशन मेट करें, 1% आप टैक्स पे करें, इनपुट आपको मिलेगा नहीं और बढ़ जाएगा, 1% पे करते हो अपनी सेल। तो उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया। फर्स्ट देखिए लॉ में ना एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि फर्स्ट जनरली अमेंडमेंट्स आती हैं 1 जुलाई 2023 से अप्लाई होगी, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी भी हैं जो बैकडेट में जाके की गई है। जैसे अभी 99D आपने देखा, उन्होंने पिछले 5 साल को बीच में शामिल कर लिया। तो यहाँ भी उन्होंने एग्जम्पशन, ये बेनिफिट दिया है इन्होंने, कुछ अगेंस्ट द टैक्स पेयर होती है, कुछ फेवर में होती है। ये वाली फेवर में है, उन्होंने जुलाई 2022 से उसको 1% कर दिया। ये आपके थे जी सेल टैक्स वाले। ये दूसरी फाइल अगर आप खोल लीजिए, अच्छा जी इसमें बहुत थोड़ी सी चेंजेस है। ये आईटी इनेबल्ड सर्विस वालों को, जो इनके कंसल्टेंट है, उनको पहले जो रेट था वो 16 था, उसको 15 कहा जी उन्होंने। ये वही जो आपसे बात हुई अभी रिकॉर्ड डिक वाले जो प्रोजेक्ट है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफईडी, वो और इनको इधर से भी उन्होंने जीरो रेटिंग की फैसिलिटी दी आईसीटी में। ये होटल्स की जो ट्रांजैक्शन है उनको उन्होंने 2 हिस्सों में, वैसे प्रपोजल क्या थी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। प्रपोजल ये थी कि जितनी मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रही है 10,000 से ऊपर, उनको क्रॉस चेक या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया जाए, ताकि लोग मजबूर हो जाए कि वो उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में ना कर सके, कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करने के लिए बेसिकली। लेकिन चूंकि वो अभी इतना आसान नहीं है, एकदम से ये अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने होटल इंडस्ट्री में ये कहा कि अगर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड या बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो 5% आपको वो सेल टैक्स चार्ज करेंगे, और अगर आप कैश में करेंगे तो फिर वो 15% हो जाएगा। ये जो 16 से 15 हुआ वो वाला है। पावर ट्रांसमिशन ही अभी बताया था आपको कि उसको फेडरल से निकाल के सूबों के पास, और उधर रेट उन्होंने 15% सर्विसेज पे, बिजली की कीमत पे नहीं दी। आईटी इनेबल सर्विसेज जो लोकल वाले हैं उनको उन्होंने कहा आप 5% आईसीटी में पे कर दें, इनपुट छोड़ दें, जैसे हम पे कर रहे हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा। ये पूरे हो गए जी आपके। नेक्स्ट देखिए जी जरा इसमें एफईडी वाली फाइल। ये आप देख सकते हैं जी सेक्शंस। देखिए कोई भी लॉ जो होता है ना वो मेनली 3 हिस्सों में कंसिस्ट होता है, सेक्शंस, रूल्स एंड स्केड्यूल्स, जिसमें एग्जम्पशन क्लॉजेज या टैक्स क्रेडिट होगी उन्होंने देना और रिडक्शन वगैरह। तो कुछ चेंजेस, 2 चेंजेस हैं जो सेक्शंस के अंदर है और बाकी इसके शेड्यूल्स के अंदर। ये पहली जो चेंज है बेसिकली, पहले वर्ड था स्पेसिफाइड आइटम्स का था, उसकी जगह पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि कोई भी अगर गुड्स होगी तो उसको एफईडी चार्ज हो सकेगा, उसको एक्सप्लोर कर दिया उन्होंने। ये डायरेक्टर उसी तरह ही जैसे सेल टैक्स के अंदर नाम आया, इसी तरह इसके अंदर भी आया। अब मैं रेट की तरफ जा रहा हूँ जी। फर्स्ट शेड्यूल है
ये कुछ आइटम है जी जिसपे प्रपोज हुआ है कि आप एफईडी टेबल 1 के थ्रू आप इनको चार्ज करें 2000 पर फैन के हिसाब से। एनर्जी इनएफिशिएंट फैंस है और ये इनकैंडेसेंट जो बल्ब हैं उनके ऊपर भी 20% नेट वैल्यू बेसिस पे जो एफईडी है प्रपोज हुई है। टेबल 2 है जी, इसमें जो रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है उसमें 10% उन्होंने टेबल 1 गुड्स का है और टेबल 2 आपका सर्विसेज का है, तो 10% उन्होंने प्रपोज किया। ये आपका थर्ड शेड्यूल है जी, इसमें वो जो अभी बात हो रही थी सबसे जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग कंपनी वाली, उसको उन्होंने इंपोर्ट एंड सप्लाईज को टेबल 1 और थर्ड शेड्यूल में, और उसके बाद उनकी सर्विसेज पे जो रेंडर करेंगे उनको भी उन्होंने एग्जम्पशन दी है। ये पहले हो गया था, ये आपका पूरा हो गया। कस्टमर ने निकाले भी लास्ट है जी, आपको थोड़ी सी आपको मैं समझ सकता हूँ, जब मैं आपकी एज में था उस टैक्स से मुझे बड़ी चिढ़ होती थी कि वो समझ नहीं आता था कि हर वक्त ही बदल जाता है और कोई कुछ कह रहा होता था, कोई कुछ कह रहा होता था। तो आपकी खुशकिस्मती है कि अगर आपको टैक्स के अच्छे टीचर मिल जाए, किसी भी सब्जेक्ट में मिल के अच्छा टीचर मिल जाए, तो आप समझे कि वो ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कि आधे से ज्यादा मसला तो टीचर आपका वैसे ही हल कर देगा। हाँ, आप ना क्रिएट कर दे तो अलग बात है। चल पहले अच्छी बात है जी, उन्होंने कुछ किया होगा तो तभी आप तारीफ कर रहे हैं ना। अब पूछना सिर्फ ये है कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं, वो बाकी है। चले आप लेंगे ना, फिर सवाल जवाब कर लीजिएगा। इसमें इतनी बात में आपको पूरा मौका देते हैं जनाब, क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो फिर सारी फ्लो जो है ना टूट जाएगा, फायदा कोई नहीं है। मगर ये जी स्पेसिफाइड इसमें हुआ यह है कि पाकिस्तान की टेरिटरी को एक्सटेंड करके उन्होंने यह किया कि एंटी मनी स्मगलिंग ऑपरेशंस में पाकिस्तान की किसी भी जगह पे कस्टम वाले किसी भी बंदे को पकड़ सकते हैं। ये पहली अमेंडमेंट है। प्रोविंशियल लेवीज और खासदार फोर्स को कहा गया है कि वो भी कस्टम वालों को असिस्ट करें कि अगर आपके मुल्क आप देखने आए दिन अखबारों में कभी सिगरेट वाले पकड़े गए, कभी सीमेंट वाले, कभी बेवरेज वाले, कभी कोई, तो वो पता लगता है कि जी वो इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं कि भाई आप ड्यूटी और टैक्सेस पेड किए बगैर चीजें सप्लाई कर रहे हैं, इसको क्लियर करें आप। वैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास एग्जम्पशन की पावर है जी, लेकिन उन्होंने कहा अगर कोई एग्रीमेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी एंटिटी से साइन करेगा तो उसकी पावर भी उन्होंने इसको एक्सटेंड की है, और इसमें कुछ नहीं है। ये आपको पता है कस्टम जब आप इंपोर्ट करते हैं तो दो तरह की वैल्यू जीडी पे आती है गुड्स डिक्लेरेशन पे, एक डिक्लेयर्ड वैल्यू और एक असेस्ड वैल्यू। विच एवर इज हायर के ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस देने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वैल्यूएशन वाले, उनसे भी असिस्टेंस उन एग्रीमेंट से लें अगर वैल्यूएशन में आपको असिस्टेंस मिल सकती है कस्टम वालों को। ये इन्होंने थोड़ा रिलैक्स कर दिया जी, 3 दिन के अंदर जब चीजें आप आ जाए तो आप अपनी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं फाइल को, जनाब हमारी चीजें आगे इसको क्लियर करें आप। थोड़ा सा 1 डे की जगह पे उन्होंने 3 डेज कर दिया। वेयर हाउस का पीरियड भी बढ़ा दिया जी, अगर आपकी पेरिशेबल आइटम्स हैं और आप चीजें वहां पे स्टोर कराना चाहते हैं तो उस पीरियड को 1 मंथ को बढ़ा के 3 मंथ्स कर दिया, एक बेनिफिट मिल जाएगा। पेनल्टीज को रैशनलाइज किया गया जी, पहले सिर्फ स्पेसिफाइड आइटम्स थी, अब उसको ओपन कर दिया कि किसी भी चीज के ऊपर एक तो पेनल्टी वाला है और दूसरा इसकी जो रेंज थी वो पहले 2.5 लाख रुपए थी, उसको रिस्ट्रिक्ट किया 50,000 के ऊपर। ये सारा वही है। एपीलेट ट्रिब्यूनल जी, अगर चीफ कलेक्टर अकाउंट कस्टम आपकी कोई वैल्यूएशन ज्यादा कर देते हैं तो आप ट्रिब्यूनल में एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। एडवांस रूलिंग जी पहले था, वो जो लोग ले सकते थे उनका उन्होंने पावर, उन्होंने कहा जी एफबीआर ने कहा ये पावर डोमेन है एफबीआर, ये आप हमसे ना मांगे उनसे जाके मांगे, इसलिए उन्होंने यहां से उसको निकाल दिया है लॉ में से। अमेंडमेंट जी फर्स्ट शेड्यूल में ये आइटम्स है, कुछ चीजों के
जो रेट्स हैं कस्टम ड्यूटी के आप देखेंगे कम कर दिए और कुछ के ज्यादा कर दिए। फिर चुनौल जी, इसमें कुछ कस्टम ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, कुछ को एग्जेम्प्ट किया गया है। ये आपकी रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी है जो 20 था वो 11 को हो गया। ये स्पेसिफाइड आइटम है पॉलिएस्टर फिलामेंट में। और इसी तरह अगर मैन्युफैक्चर ऑफ कैपेसिटर के लिए 16 से 5 कर दिया, मैं फिर यही कहूंगा ये स्टिल प्रपोज्ड है, ये फाइनल नहीं है। ये सॉफ्टवेयर वालों के लिए अगर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से रजिस्टर्ड है वो इंपोर्ट करते हैं तो उसमें ड्यूटी की भी छूट दी गई है, ताकि आईटी इनेबल ना सिर्फ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एफईडी बल्कि कस्टम में भी उनको रिलीफ दिया जा सके, लेकिन उसके साथ साथ लिमिटेशन लगी हुई है। फार्मा सेक्टर जी, स्पेसिफाइड आइटम पे ड्यूटीज को उन्होंने क्या किया है कि उनको खत्म कर दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर जी, इसमें उसी तरह छूट दी गई है, उसका पीरियड उन्होंने जो पॉलिसी के आपको पता पॉलिसीज आती रहती है उसमें से उसको एक्सटेंड किया उन्होंने। रेगुलेटरी ड्यूटी जी, कुछ आइटम पे इसमें आईटी के इक्विपमेंट भी है, सेकंड हैंड क्लोथिंग भी है, तो स्पेसिफाइड आइटम पे रेगुलेटरी ड्यूटी जो उन्होंने क्या किया है रिमूव कर दी है, कुछ भी इंक्रीज कर दी है, ये आपके सामने आ रहा है। और आखिरी है जी, जो कस्टम ड्यूटी है वो इन आइटम पे पहले फिक्स थी और उसको उन्होंने नॉर्मल कर दिया कि जी जो भी लॉ कहेगा उसके मुताबिक इन आइटम पे, गाड़ियों पे जो 1300 सीसी से ज्यादा है उन पे हम ड्यूटी लगा सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि जी जितनी अमेंडमेंट्स आई है की अमेंडमेंट्स वो आपको शेयर की जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी सब जैसे कोई सवाल अगर होगा। Do you people have any question for Mohammed Maqbool, or do you people have any question? Okay. Well, because I think the basic reason behind that they both have explained very well. The United States and United States. Okay, thank you. Now it's time to reward our special guests who share their views on budget. So to reward them, I would like to call Sir Mohammed Maqbool to please come on the stage. Okay, I would like to call Mr. Nadeem Bhatt, FCA, to please come on the stage and join us for the reward ceremony. Now I would like to call Professor Dr. Mohammad Amjad Ali to please join us on the stage. वर्कशॉप अवार्ड दिया जाए। So thank you so much that you have arranged such a very wonderful seminar for our students, and for the students of accountancy and finance. It's very important that they should know what is going on in the economy of the country. Thank you so